हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 की साइंस की टेक्स्ट बुक का चैप्टर 8 मोशन, जो कि फिजिक्स का चैप्टर फर्स्ट है, उसको अंडरस्टैंड करेंगे, वो भी बहुत ही ईजीएस्ट तरीके से। तो आज का ये पार्ट फर्स्ट होने वाला है, आज का लेक्चर। और अब जो सेकंड लेक्चर आएगा वो एक्सीलरेशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस पे, इक्वेशंस ऑफ मोशन पे रहेगा। तो पार्ट फर्स्ट स्टूडेंट्स आज का ये है, और हम लोग इसका गोल देख लेते हैं कि आज हम लोग क्या क्या स्टडी करेंगे। चलिए स्टूडेंट्स, बिना समय लगाए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग पहले अपना गोल पढ़ लेते हैं कि आज हम लोग क्या क्या स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट हम लोग रेफरेंस पॉइंट के बारे में स्टडी करेंगे। व्हाट इज़ रेफरेंस पॉइंट, इसको हम लोग पढ़ेंगे। एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे रेफरेंस पॉइंट के। Conceptual understanding about rest and motion. How can we know that the object is in rest or in the motion? Definition and some example. Uniform motion and non-uniform motion. इतना स्टडी करने के बाद हम लोग डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट पढ़ेंगे, डेफिनेशन एंड एग्जाम्पल पढ़ेंगे। फिर हम लोग स्पीड एंड वेलोसिटी पढ़ेंगे, एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी पर भी डिटेल डिस्कशन करेंगे। फिर डेफिनेशन, एग्जाम्पल्स, फिर फार्मूले रिगार्डिंग टॉपिक, डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। फिर अंत में हम लोग कुछ न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे, और फिर डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम डीपीपी आपको टेलीग्राम चैनल के द्वारा दी जाएगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का, आप ज्वाइन कर लीजिएगा। स्टूडेंट्स, ये सब रहेंगे आज के हमारे टॉपिक। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट टॉपिक, जो कि है रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट स्टूडेंट्स होता है, रेफरेंस पॉइंट is a fixed point considered in line surface area so that motion can be described easily by locating the position of the object. रेफरेंस पॉइंट से आप किसी ऑब्जेक्ट की लोकेशन को लोकेट कर सकते हो, मतलब कि किसी ऑब्जेक्ट की लोकेशन को या किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को बता सकते हो। आप किसी ऑब्जेक्ट की लोकेशन को एक्सप्लेन कर सकते हो। तो रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, इसको हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि स्टूडेंट्स, आपसे कोई कॉल बोले कि भाई तुम कहाँ हो, तो आप बोलोगे भाई मैं अपने घर से 5 किलोमीटर आगे हूँ, या मैं ताजमहल से 5 किलोमीटर आगे हूँ, या मैं कोई होटल से 2 किलोमीटर आगे हूँ। तो आप किसी चीज़ को रेफरेंस लेकर ही अपनी लोकेशन को बताते हो कि भैया मैं होटल से 2 किलोमीटर आगे हूँ, मैं अपने घर से 5 किलोमीटर आगे हूँ, मैं अपने ताजमहल से 5 किलोमीटर आगे हूँ। तो आप किसी चीज़ को रेफरेंस मान के किसी चीज़ के रिस्पेक्ट में अपनी लोकेशन को एक्सप्लेन करते हो या डिस्क्राइब करते हो अपनी लोकेशन को, कि भाई मैं इस पॉइंट से इसके रिस्पेक्ट में इतना दूर हूँ। मीन्स आप बताते हो कि मैं होटल से, मतलब होटल पॉइंट से, जहाँ पे होटल है वहाँ से आप 2 किलोमीटर आगे हो। तो आप होटल के रिस्पेक्ट में अपनी लोकेशन को डिस्क्राइब करते हो। तो स्टूडेंट्स, इसी को कहते हैं रेफरेंस पॉइंट, कि आप किसी के रेफरेंस में अपनी लोकेशन को बताते हो, वही आपका हो जाता है रेफरेंस पॉइंट। एनसीईआरटी में ज़्यादा डिटेल में कुछ नहीं दिया है स्टूडेंट्स, आपको सिर्फ डेफिनेशन इसको समझने के लिए याद कर लेनी होगी। अ रेफरेंस पॉइंट इज़ अ फिक्स्ड पॉइंट कंसीडर्ड इन लाइन surface area so that motion can be described easily by locating the position of the object. रेफरेंस पॉइंट एक फिक्स पॉइंट होता है, ये जो किसी लाइन, सरफेस या एरिया पे लिया जाता है, जिससे हम लोग किसी ऑब्जेक्ट के मोशन को आसानी से डिस्क्राइब कर सकते हैं, उसकी पोजीशन को लोकेट करके। किसी ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, उसकी लोकेशन क्या है, उसको हम लोग अच्छे से डिस्क्राइब कर सकते हैं रेफरेंस पॉइंट से। अब जैसे ये नीचे मैंने एग्जांपल दिया है, आप देख सकते हैं कि ये आप ओरिजिन पॉइंट से सी की पोजीशन को कहोगे 25 किलोमीटर ओरिजिन से आगे है, आप कहोगे बी की पोजीशन 35 किलोमीटर ओरिजिन से आगे है, और ए को आप कहोगे वो 60 किलोमीटर ओरिजिन से आगे है। तो आप किसी पॉइंट के रिस्पेक्ट में सी, बी और ए की पोजीशन को बता रहे हो। तो जिस पॉइंट के रिस्पेक्ट में आप सी, बी या ए की पोजीशन को बताते हो, वही पॉइंट आपका रेफरेंस पॉइंट कहलाता है। तो यहाँ पर आपका रेफरेंस पॉइंट हो जाएगा ओरिजिन, क्योंकि आप ओरिजिन के रिस्पेक्ट में 25 किलोमीटर आगे बता रहे हो। अब आप ऐसे बोल दोगे कि 25 किलोमीटर आगे है सी, तो वो कहाँ से आगे है, तो आप बोलोगे कि वह ओरिजिन से 25 किलोमीटर आगे है। तो यहाँ पर रेफरेंस पॉइंट आपका ओरिजिन होगा। आप बोलोगे सी इज़ 25 किलोमीटर एगो देन ओरिजिन पॉइंट, या रिस्पेक्ट टू ओरिजिन पॉइंट, मतलब ओरिजिन पॉइंट के रिस्पेक्ट में सी 25 किलोमीटर आगे है। तो इसी तरह आप बी की पोजीशन को बताओगे वो 35 किलोमीटर ओरिजिन से आगे है, और ए की पोजीशन को आप बताओगे वो 60 किलोमीटर ओरिजिन से आगे है। तो ओरिजिन को रेफरेंस मान के ही आप सी, बी और ए पॉइंट की लोकेशन को बताओगे।
डिस्क्राइब करोगे। तो जिस पॉइंट के रिस्पेक्ट में आप लोकेशन को डिस्क्राइब करोगे वही पॉइंट आपका रेफरेंस पॉइंट कहलाता है। तो इस एग्जांपल में आपका रेफरेंस पॉइंट हो जाएगा ओरिजिन पॉइंट ओ। यहाँ पर आपने अब ओ देख ले रहे होंगे, यहाँ पर इसका नाम ओ दिया गया है। तो इसी ओ पॉइंट ही आपका रेफरेंस पॉइंट कहलाएगा। तो इस पॉइंट पे आपका रेफरेंस पॉइंट हो जाएगा ओ। आपका जो यहाँ पर रेफरेंस पॉइंट जो आप लोगे वो आपका हो जाएगा ओ। तो इसी तरह रेफरेंस पॉइंट से हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट की लोकेशन को डिस्क्राइब कर सकते हैं और एक्सप्लेन कर सकते हैं, मतलब बता सकते हैं। तो किसी ऑब्जेक्ट की लोकेशन को हम लोग जब एक्सप्लेन करते हैं तो वो कोई चीज़, कोई ऑब्जेक्ट को डिफरेंस लेके ही एक्सप्लेन कर सकते हैं। आप बोल सकते हो कि मैं इस जगह से 5 किलोमीटर आगे हूँ, या मैं इस जगह पर हूँ, मैं इस जगह से इतने दूर हूँ। मीन्स आप कोई ऑब्जेक्ट को, मतलब कोई जगह को, कोई फिक्स्ड प्लेस को लेके ही आप बोलते हो कि मैं उससे अपनी लोकेशन को एक्सप्लेन कर सकता हूँ। जैसे कि मैं कह दूँ कि मैं अपने घर से 5 किलोमीटर आगे हूँ। तो इस तरह से आप कई सारे एग्जांपल्स हैं जिससे आप रेफरेंस पॉइंट को समझ सकते हो। तो रेफरेंस पॉइंट सीधी सीधी बात होती है स्टूडेंट्स, रेफरेंस पॉइंट से आप किसी भी ऑब्जेक्ट की लोकेशन को डिस्क्राइब या एक्सप्लेन कर सकते हो। ये रही इसकी डेफिनेशन की अ रेफरेंस पॉइंट इज़ अ फिक्स्ड पॉइंट कंसिडर्ड इन अ लाइन सरफेस एरिया। एक रेफरेंस पॉइंट एक ऐसा फिक्स पॉइंट होता है जो कि लिया जाता है किसी लाइन, सरफेस या एरिया पर मान लिया जाता है, सो दैट मोशन कैन बी डिस्क्राइब्ड इजीली बाय लोकेटिंग द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। जिससे मोशन किसी ऑब्जेक्ट का, क्योंकि आप मोशन चैप्टर पढ़ रहे हो तो आप मोशन ही जानोगे, तो सो दैट मोशन कैन बी डिस्क्राइब, मतलब मोशन किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को लोकेट किया जा सकता है आसानी से रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो रेफरेंस पॉइंट एक ऐसा फिक्स पॉइंट होता है जो आप यूज़ करते हो अपनी लोकेशन को डिस्क्राइब करने में। इसका एक एग्जांपल और देख लेते हैं स्टूडेंट्स हम लोग। एग्जांपल सेकंड जो है स्टूडेंट्स है वो है नंबर लाइन का। कि नंबर लाइन पे जो आपका ओरिजिन पॉइंट है, ओरिजिन पॉइंट, वहाँ पर आपका हाउस सिचुएटेड है। ठीक है, अब आपका हाउस है, अब आपसे कोई पूछे बल्लू दीदी कहाँ है और अल्लू दीदी कहाँ है, तो आप बताओगे स्टूडेंट्स कि बल्लू दीदी ओरिजिन पॉइंट से, मतलब आपके हाउस से 4 मीटर आगे है। यहाँ पर आप यूनिट मीटर में ले लेना। तो आप बोल दोगे कि हाउस से 4 मीटर आगे हैं बल्लू दीदी। और अल्लू दीदी को आप बोलोगे तो वो आप बोलोगे -5 मीटर पे हैं हाउस से वो। तो -5 मीटर मतलब, -5 मीटर मतलब कि वो हाउस से 5 मीटर पीछे की साइड है। मीन्स हाउस से वो 5 मीटर पीछे हैं अल्लू दीदी और हाउस से 4 मीटर आगे हैं बल्लू दीदी। तो आप हाउस के रिस्पेक्ट में बल्लू दीदी की और अल्लू दीदी की लोकेशन को बता पा रहे हो। हाउस को आप रेफरेंस पॉइंट मान रहे हो और उसी के रेफरेंस में आप अल्लू दीदी की लोकेशन को और बल्लू दीदी की लोकेशन को बता पा रहे हो। तो यहाँ पर आपका रेफरेंस पॉइंट हाउस हो जाएगा, मीन्स ओरिजिन हो जाएगा। तो इस तरह के एग्जांपल से आप रेफरेंस पॉइंट को आसानी से समझ सकते हो। आपको रेफरेंस पॉइंट सिर्फ अपनी अंडरस्टैंडिंग ये समझना है, इसलिए मैं आपको यहाँ पर रेफरेंस पॉइंट को इतना डिटेल में ले आया और एनसीईआरटी में बहुत ज़्यादा डिटेल में दिया नहीं है स्टूडेंट्स। तो हम लोग चलते हैं अपने सेकंड टॉपिक पे जो कि है रेस्ट एंड मोशन के बारे में। लेट्स अंडरस्टैंड रेस्ट एंड मोशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, रेस्ट और मोशन। तो हम लोग पहले रेस्ट को पढ़ेंगे और फिर मोशन को पढ़ेंगे। हैं रेस्ट क्या होता है स्टूडेंट्स। आप लोग नॉर्मल लाइफ में रेस्ट को समझते हो कि रुका हुआ, कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ है तो आप बोलोगे वो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है। तो आप कैसे फिजिक्स में समझोगे कि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है? तो उसके लिए बहुत ही आसान डेफिनेशन है सरल भाषा में कि इफ़ द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू द टाइम देन द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी एट रेस्ट। मीन्स किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रही है तो वो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे कहा जाता है। अब इसको कैसे समझेंगे, इसका एग्जांपल हमारा अगले पेज पर है और एक एग्जांपल आप यहाँ पर बुक भी देख सकते हो कि ये बुक स्टूडेंट्स है और यहाँ पर एक कंडीशन बताई गई है कि ये बुक 1 घंटे पहले भी ऐसी थी और 4 घंटे बाद, मतलब 4 घंटे बाद भी ये बुक ऐसे ही है। तो इस बुक को हम लोग रेस्ट पे कहेंगे या मोशन पे कहेंगे, तो समझते हैं। अगर ये बुक स्टूडेंट्स इक्वल डिस्टेंस पे रखी हुई है, अर्थ से इक्वल डिस्टेंस, यहाँ से इक्वल डिस्टेंस, ऊपर से इक्वल डिस्टेंस और सभी दीवारों से इक्वल डिस्टेंस पे रखी गई है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस ऑब्जेक्ट, मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है, इस बुक जो है, ये 1 घंटे पहले भी ऐसे ही थी और 4 घंटे बाद भी ऐसे ही है। मीन्स वो वहीं पे रुकी हुई है। मीन्स टाइम तो बढ़ रहा है,
1 घंटे के बाद 3 घंटे और बढ़ा, तब 4 घंटे हुआ, फिर 4 घंटे बाद मान लीजिए आगे भी बढ़ी होती, तो आगे भी समय बढ़ा होता, तो आप इससे ये समझ सकते हैं कि टाइम के रिस्पेक्ट में ये बुक नहीं बढ़ रही है, क्योंकि इसमें कंडीशन ये की गई थी कि ये 1 घंटे पहले भी ये बुक ऐसी थी, मतलब 1 घंटे पहले, मतलब जो 1 घंटे के टाइम है उसमें भी वो ऐसे रखी हुई थी, फिर 4 घंटे बाद आपने देखा तो फिर वो वैसे रखी हुई थी, मीन्स 4 घंटे तक वो बुक वहीं रुकी हुई थी। तो उस बुक की पोजीशन चेंज नहीं हो रही थी टाइम के रिस्पेक्ट में। टाइम तो बढ़ रहा था, 1 घंटे बाद पहले आपने देखा था, फिर आपने 4 घंटे बाद देखा, मतलब टाइम तो बढ़ेगा स्टूडेंट्स, लेकिन इस बुक की पोजीशन चेंज नहीं हो रही थी। इस बुक की जो पोजीशन थी वो सेम थी, कांस्टेंट थी, मतलब वो वहीं रुकी हुई थी। तो इससे आप समझ सकते हो कि ये बुक रेस्ट में है। वी से दैट द बुक इज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू द रूम। रूम के रेस्पेक्ट में ये बुक रुकी हुई थी, रेस्ट पे थी। इस एग्जाम्पल के अलावा हम लोग अपना सेकंड एग्जाम्पल जो हमारा अगले पेज पे है उसको हम लोग स्टडी करते हैं स्टूडेंट्स। ये हैं आपके सोनू भैया, ठीक है, ये हैं आपके सोनू भैया। तो अब सोनू भैया क्या कर रहे हैं कि गार्डन में आप बैठे हो, मान लो आप जो भी हो, आप गार्डन में बैठे हो। अब आपने देखा सोनू भैया को कि सोनू भैया गार्डन से 5 मीटर दूर पे खड़े हुए हैं। आपने देखा 1 सेकंड पहले कि सोनू भैया गार्डन से 5 मीटर दूर पे खड़े हुए हैं। दूसरे सेकंड बाद आपने देखा तो फिर तो भी वहीं सोनू भैया 5 मीटर दूर पे खड़े हुए थे। तीसरे सेकंड बाद आपने देखा तो भी सोनू भैया 5 मीटर पे खड़े हुए थे, और चौथे सेकंड बाद आपने देखा तो भी सोनू भैया 5 मीटर दूर पे ही खड़े थे। तो यहाँ से आपको पता चलता है स्टूडेंट्स कि 1 सेकंड बाद भी सोनू भैया 5 मीटर डिस्टेंस पे ही थे गार्डन के, दूसरे सेकंड में भी सोनू भैया 5 मीटर डिस्टेंस पे ही थे गार्डन से, तीसरे सेकंड में भी सोनू भैया 5 मीटर डिस्टेंस पे ही थे गार्डन से, और चौथे सेकंड में भी सोनू भैया 5 मीटर डिस्टेंस पे थे ही गार्डन से। तो आप जो भी गार्डन में बैठे थे वो देख रहे हैं कि भैया 5 मीटर डिस्टेंस पे हैं। 1 सेकंड पहले भी, दूसरे सेकंड में भी आपने देखा, तीसरे सेकंड में भी आपने देखा, चौथे सेकंड में भी आपने देखा कि सोनू भैया 5 मीटर डिस्टेंस पे ही खड़े हुए हैं। मीन्स ना ही वो वहाँ से आगे जा रहे हैं और ना ही वो पीछे आ रहे हैं, मीन्स उनकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही, वो एक ही पोजीशन पे खड़े हुए हैं। और टाइम जो चेंज हो रहा है स्टूडेंट, टाइम तो चेंज होगा, 1 सेकंड हुआ, फिर 2 सेकंड हुआ, 3 सेकंड हुआ, 4 सेकंड हुआ, और फर्दर आगे भी होगा, तो टाइम तो चेंज होता रहेगा। पर सोनू भैया की पोजीशन 4 सेकंड तक आपने ऑब्जर्व किया तो वो चेंज नहीं हो रही थी। तो आप सोनू भैया को उतने समय के लिए कह सकते हो कि सोनू भैया रेस्ट पे हैं, क्योंकि भैया आपने देखा 1 सेकंड बाद में सोनू भैया 5 मीटर पे थे, दूसरे सेकंड में आपने देखा तो भी सोनू भैया 5 मीटर पे थे, तीसरे सेकंड में आपने देखा तो भी 5 मीटर, और चौथे सेकंड में भी। तो मीन्स हर सेकंड आप देख रहे हो तो सोनू भैया 5 मीटर डिस्टेंस पे ही खड़े हुए हैं, ना उनकी पोजीशन चेंज हो रही है, मतलब ना ही वो आगे जा रहे हैं और ना ही पीछे आ रहे हैं, उनकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है। तो रेस्ट की जो डेफिनेशन है, रेस्ट की डेफिनेशन यही कहती है कि कोई ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज नहीं हो रही है टाइम के रिस्पेक्ट में। अगर टाइम बढ़ता जा रहा है, टाइम तो बढ़ेगा स्टूडेंट्स, टाइम तो रुकता नहीं है किसी के लिए, तो अगर टाइम बढ़ता जा रहा है और उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज नहीं हो रही है तो वो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे कहा जाएगा। तो यहाँ पर आप अच्छे से देख सकते हो, अच्छे से ऑब्जर्व कर सकते हो कि यहाँ पर टाइम बढ़ता जा रहा था और सोनू भैया वहीं पर खड़े हुए थे, मतलब उनकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही थी, उनकी डिस्टेंस गार्डन से 5 मीटर थी तो वो चेंज नहीं हो रही थी। तो बाई ऑब्जर्विंग अबव वी से दैट द ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट। हम अबव देख करके, मतलब ऊपर करके ये समझ सकते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट हैं, मतलब सोनू भैया हैं, ये रेस्ट पे हैं। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम लोग रेस्ट को समझ सकते हैं। बहुत ही इजी टर्म्स हैं ये सब, रेस्ट, मोशन, ये सब बहुत ही इजी टर्म्स हैं, लेकिन इनकी अंडरस्टैंडिंग आपको समझनी होगी। आपको समझना होगा कि रेस्ट हम लोग कब कहते हैं, किस ऑब्जेक्ट को कह सकते हैं कि वो रेस्ट में है, और रेस्ट में हम लोग कब कहते हैं किस ऑब्जेक्ट को। तो वो ऑब्जेक्ट को आप रेस्ट में तब कहते हो जब कोई ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज नहीं हो रही है टाइम के रिस्पेक्ट में। करके हम ये कह सकते हैं कि जो सोनू भैया हैं वो रेस्ट पे हैं। बाई ऑब्जर्विंग अबव वी से दैट द ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट। तो रेस्ट को हमने समझ लिया स्टूडेंट्स। अब हम लोग चलते हैं अपने मेन टॉपिक, जो इस चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोशन। तो मोशन स्टूडेंट्स, पहले हम लोग इसकी डेफिनेशन को रीड कर लेते हैं कि इफ़ द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंज विद रिस्पेक्ट टू द टाइम देन द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन। अगर किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो रही है रिस्पेक्ट टू द टाइम, मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में, तो वो ऑब्जेक्ट मोशन में कहलाता है।
मोशन मेनली 3 टाइप के होते हैं स्टूडेंट्स, जो आपको भी पढ़ने हैं। होते बहुत सारे टाइप के हैं, लेकिन आपको अभी 3 ही पढ़ने हैं। लीनियर मोशन, सर्कुलेटरी मोशन एंड ऑस्किलेटरी मोशन। तो लीनियर मोशन होता है स्टूडेंट्स लीनियर पाथ पे, स्ट्रेट पाथ पे चलने वाला मोशन। सर्कुलेटरी मोशन होता है सर्कुलर पाथ पे, गोले राउंड पाथ पे चलने वाला मोशन। और पेंडुलम का मोशन जो होता है उसको हम लोग कहते हैं ऑस्किलेटरी मोशन। मतलब जैसे पेंडुलम, आप सबने देखा होगा कि पेंडुलम जैसे मोशन करता है, पहले इस पॉइंट पे जैसे पेंडुलम है, पहले ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा। तो इस तरह के मोशन को हम लोग ऑस्किलेटरी मोशन कहते हैं। तो लीनियर मोशन जैसे मोशन ऑफ ए ट्रेन हो गया, कि ट्रेन एकदम सीधे पाथ पे चलती है। कोई लड़का है, आप एकदम सीधी रोड पे जा रहे हो, आप ना ही दाएं ना बाएं ना मतलब कहीं लेफ्ट राइट कहीं नहीं मुड़ रहे हो, एकदम सीधे जा रहे हो, तो उसको कहते हैं लीनियर मोशन। आप फैन का मोशन देख लो, फैन गोल गोल घूमता है, जो फैन का मोशन होता है वो सर्कुलेटरी मोशन होता है। और ऑस्कुलेटरी मोशन का सबसे अच्छा एग्जाम्पल मोशन ऑफ ए पेंडुलम है। तो हमने यहाँ पर टाइप्स ऑफ मोशन तो समझ लिए हैं। अब पहले हम लोग मोशन को और अच्छे से समझते हैं एग्जाम्पल्स से। एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स, ये हैं आपके फिर से सोनू भैया। तो सोनू भैया हैं और ये हैं आपके मोनू भैया। तो स्टूडेंट्स मोनू भैया क्या करते हैं, सोनू भैया को देखते हैं। मोनू भैया गार्डन में बैठे रहते हैं और सोनू भैया को देखते हैं कि सोनू भैया गार्डन से 2 मीटर दूरी पे थे पहले सेकंड में। अब मोनू भैया देखते हैं सोनू भैया को दूसरे सेकंड में, तो सोनू भैया यहाँ आ जाते हैं, इतना डिस्टेंस चल लेते हैं और वो आके अब गार्डन से 3 मीटर दूरी पे हो जाते हैं। मीन्स पहले वो गार्डन से 2 मीटर डिस्टेंस पे रहते हैं, फिर दूसरे सेकंड में वो गार्डन से 3 मीटर डिस्टेंस पे चले जाते हैं, और फिर तीसरे सेकंड में जब मोनू भैया उनको देखते हैं तो वो यहाँ पहुँच जाते हैं। मीन्स तीसरे सेकंड में वो गार्डन से 5 मीटर डिस्टेंस पे हो जाते हैं, मतलब 5 मीटर दूर हो जाते हैं। तो पहले वो 2 मीटर होते हैं पहले सेकंड में, दूसरे सेकंड में 3 मीटर होते हैं, और तीसरे सेकंड में 5 मीटर होते हैं। मीन्स स्टूडेंट्स वो कुछ ना कुछ अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं, तभी उनकी गार्डन से डिस्टेंस ज़्यादा हो रही है। मीन्स वो कुछ डिस्टेंस चल रहे हैं। समझ सकते हैं कि जो सोनू भैया हैं वो मोशन में है। मीन्स पहले सेकंड वो 2 मीटर डिस्टेंस पे थे, दूसरे सेकंड 3 मीटर डिस्टेंस पे आ गए, और तीसरे सेकंड 5 मीटर डिस्टेंस पे हो गए। मीन्स सोनू भैया अपनी पोजीशन को चेंज कर रहे हैं। तो इफ़ एन ऑब्जेक्ट चेंज इस पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू द टाइम देन द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन। ये मोशन की डेफिनेशन है जो मैंने यहाँ पे आपको लिख के बताई थी कि इफ़ द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंज विद रिस्पेक्ट टू द टाइम देन द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टाइम बढ़ रहा है, जैसे 1 सेकंड हुआ, फिर 2 सेकंड हुआ, फिर 3 सेकंड हुआ, मतलब टाइम बढ़ रहा है। उसी के रिस्पेक्ट में सोनू भैया भी आगे चल रहे हैं। मीन्स पहले वो 2 मीटर डिस्टेंस पे थे यहाँ पर, फिर दूसरे सेकंड में वो 3 मीटर डिस्टेंस पे आ गए यहाँ पर, और तीसरे सेकंड में वो 5 मीटर डिस्टेंस पे आ गए यहाँ पर। तो सोनू भैया जो हैं वो गार्डन से दूर होते जा रहे हैं, मीन्स वो आगे जा रहे हैं, गार्डन से आगे जा रहे हैं, तो उनकी गार्डन से डिस्टेंस बढ़ती जा रही है। तो स्टूडेंट्स आप यहाँ से समझ सकते हैं कि मोनू भैया देख के ये समझ सकते हैं, और आप भी समझ सकते हैं यहाँ से देख के, कि सोनू भैया मोशन में है, वो अपने पोजीशन को चेंज कर रहे हैं टाइम के रिस्पेक्ट में। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपके लिए है स्टूडेंट्स, मोशन इज़ रिलेटिव टू ऑब्जर्वर, मोशन इज़ ए रिलेटिव क्वांटिटी। अब ये क्या है, मोशन जो होता है वो स्टूडेंट्स रिलेटिव क्वांटिटी होती है। आप कहोगे सर रिलेटिव मीन्स, एग्जांपल लेना, आप ट्रेन में बैठे हो और ट्रेन में आपके बगल आपका दोस्त बैठा है, तो आपका दोस्त आपको देख रहा है, तो उसके लिए तो आप रेस्ट में बैठे हो, ट्रेन के अंदर बैठे हो, आप रेस्ट में हो, आपका दोस्त आपको ट्रेन के आपके बगल बैठा हुआ है, ट्रेन में आपके बगल, वो आपको देख रहा है, तो उसके लिए आप रेस्ट में हो। पर एक फ्रेंड आपका बाहर स्टेशन पे इंतज़ार कर रहा है और ट्रेन चल रही है, तो स्टेशन पे जो आपका दोस्त है वो आपको देखेगा, तो उसके लिए आप मोशन में हो, क्योंकि आप ट्रेन में बैठे हो और ट्रेन चल रही है, मतलब ट्रेन मोशन कर रही है, तो ट्रेन आगे बढ़ रही है तो आप भी आगे बढ़ रहे हो। तो जो ट्रेन के बाहर जो आपका दोस्त खड़ा है उसके रिस्पेक्ट में आप मोशन में हो, और ट्रेन के अंदर जो आपका दोस्त बैठा है उसके रिस्पेक्ट में आप रेस्ट पे हो। तो ट्रेन के अंदर जो आपका दोस्त बैठा हुआ है उसके रिस्पेक्ट में तो आप रेस्ट पे बैठे हो, और ट्रेन के बाहर जो आपका दोस्त खड़ा है उसके रिस्पेक्ट में आप मोशन में हो। मीन्स देखने वाला कैसी कंडीशन में है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कि वो ट्रेन के अंदर बैठा है, कि वो ट्रेन के बाहर है, कि वो स्पेस से देख रहा है। तो जहाँ से भी देख रहा है वो
तो आप उसकी पोजीशन से ही अपनी डिस्क्राइब कर सकते हो कि ट्रेन के बाहर जैसे जो भैया आपको देख रहे हैं, जो आपका दोस्त ट्रेन के बाहर आपको देख रहा है, उसके रिस्पेक्ट में तो आप मोशन में हो, पर ट्रेन के अंदर जो देख रहा है उसके रिस्पेक्ट में तो आप रेस्ट पे हो। तो इससे आप ये समझ सकते हो कि देखने वाला मतलब जो ऑब्जर्वर है उससे रिलेट करके ही आप बता सकते हो अपने इमोशन को कि आप रेस्ट में हो या रिस्पेक्ट मोशन में हो। तो उसके रिस्पेक्ट में ही आप बता सकते हो कि आप रेस्ट में हो या मोशन में हो। इसीलिए मोशन को रिलेटिव क्वांटिटी बोलते हैं, और आप इसको रिलेट करके ही समझ सकते हो कि मैं इसके रिस्पेक्ट में चल रहा हूँ। जैसे यहाँ पर मोनू भैया के रिस्पेक्ट में सोनू भैया चल रहे हैं, मतलब मोनू भैया के रिस्पेक्ट में सोनू भैया मोशन में है। पर क्या पता कोई सोनू भैया के बगल बगल चलता, साथ साथ चलता, तो उसके रिस्पेक्ट में अगर मान लीजिए सोनू भैया के साथ में सोनू भैया के ऊपर खड़ा होता, तो उसके रिस्पेक्ट में तो सोनू भैया वहीं खड़े रहते। सोनू भैया आगे कहाँ बढ़ रहे, सोनू भैया तो वहीं खड़े थे, तो वो उसके रिस्पेक्ट में तो सोनू भैया वहीं रहते। पर अगर मोनू भैया उनसे कुछ डिस्टेंस पे हैं और सोनू भैया कुछ मोशन कर रहे हैं, तो इससे हम लोग ये समझ सकते हैं कि मोनू भैया के रिस्पेक्ट में जो सोनू भैया हैं वो मोशन में है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मोशन को हम लोग रिलेट करके, रिलेटिव क्वांटिटी है तो हम लोग इसको रिलेट करके किसी के रिस्पेक्ट में ही बताते हैं। जैसे यहाँ पर आपने कहा था, ये एग्जाम्पल आप देख लीजिए, यहाँ पर मैंने लिखा था कि वी से दैट द बुक इज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू द रूम। रूम के रिस्पेक्ट में तो बुक रेस्ट पे रखी हुई है, पर क्या कोई स्पेस के बाहर है तो उसके रिस्पेक्ट में भी बुक रेस्ट पे है? तो इसका आंसर आएगा स्टूडेंट्स नहीं। क्यों नहीं होगा? इसका रीज़न ये होगा स्टूडेंट्स कि पृथ्वी घूम रही है, मतलब जो आपका अर्थ है वो गोल गोल घूम रहा है, और जो स्पेस के बाहर है वो देखेगा तो पृथ्वी घूम रही है, तो पृथ्वी में ही एक जगह पर आपकी बुक भी रखी है, तो वो बुक भी उसके लिए उसको मोशन में दिखेगी। तो इसलिए जो स्पेस के बाहर होगा स्टूडेंट्स, जो व्यक्ति, उसके लिए बुक रेस्ट पे नहीं होगी, उसके लिए मोशन पे होगी, और जो अर्थ के अंदर होगा उसके लिए वो रेस्ट पे होगी। तो मोशन को हम लोग किसी के रेस्पेक्ट में बात करते हैं, किसी के रिलेट करके बात करते हैं, तो भी हम मोशन को समझ सकते हैं। तो मोशन, रेस्ट और मोशन ये सब रिलेटिव क्वांटिटीज़ होती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये थे मोशन के डेफिनेशंस। आप एक बार मोशन के डेफिनेशन को पढ़ लीजिएगा कि इफ़ द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंज विद रिस्पेक्ट टू द टाइम देन द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन। अगर किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन टाइम के साथ, मतलब समय के साथ चेंज होती जाए, तो उस ऑब्जेक्ट को मोशन में कहा जाता है। 3 तरह के मोशन होते हैं मेनली आपके लिए: लीनियर मोशन, सर्कुलेटरी मोशन, ऑस्किलेटरी मोशन। इसके भी डेफिनेशंस मैं आपके लिए लिख के लाया हूँ स्टूडेंट्स। लीनियर मोशन क्या होता है? लीनियर मोशन इन वन डायमेंशनल मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। लीनियर मोशन जो होता है वो वन डायमेंशनल मोशन होता है स्ट्रेट लाइन पे। स्ट्रेट लाइन पे जो मोशन होता है उसको कहते हैं लीनियर मोशन। सर्कुलेटरी मोशन कहते हैं द मूवमेंट ऑफ ए बॉडी फॉलोइंग अ सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड अ सर्कुलर मोशन। सर्कुलर पाथ मीन्स गोले पाथ पर, राउंड पाथ पर कोई ऑब्जेक्ट चल रहा होता है, उसको बोला जाता है वो सर्कुलेटरी मोशन कर रहा है। जैसे फैन है, वो गोला गोला घूमता रहता है, तो मूवमेंट ऑफ ए फैन को हम लोग बोलेंगे सर्कुलेटरी मोशन। मूवमेंट ऑफ ए ट्रेन को हम लोग बोलेंगे लीनियर मोशन। मोशन जो होता है द मूवमेंट ऑफ ए बॉडी फॉलोइंग अ टू एंड फ्रो मोशन। जो मोशन टू एंड फ्रो, मतलब टू एंड फ्रो मोशन को मोशन ऑफ ए पेंडुलम ही कहा जाता है, कंफ्यूज मत होइएगा। टू एंड फ्रो मोशन जो होता है वो एक तरह का पेंडुलम का ही मोशन होता है, उसको हम लोग टू एंड फ्रो मोशन भी कहते हैं। तो मूवमेंट ऑफ ए पेंडुलम जो होता है, पेंडुलम का मोशन मूवमेंट होता है कि ये एक पॉइंट पर है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं इस पॉइंट पर है, इस पॉइंट से पहले पेंडुलम इधर जाएगा, फिर पेंडुलम इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा। तो इस तरह के मोशन को हम लोग कहते हैं मूवमेंट ऑफ ए पेंडुलम, और इस तरह के मोशन को हम लोग ऑस्कुलेटरी मोशन भी कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशंस मैंने आपको तीनों मोशन की दे दी है, इसको भी आपको नोट डाउन करना होगा तो कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल पे इसका PDF मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की दी हुई है, ज्वाइन करिएगा स्टूडेंट्स। वहीं पे आपको इसकी DPP भी मिलेगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए हम लोग यहाँ पर लीनियर मोशन को समझ लेते हैं। स्ट्रेट लाइन पर कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है, स्ट्रेट लाइन पे सीधी सीधी पाथ पे चल रहा है, मीन्स स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है, तो उसको कहते हैं लीनियर मोशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट जैसे ये गोला है,
ग्राउंड है, ये सर्कुलर ग्राउंड है, तो कोई ऑब्जेक्ट ऐसे चल रहा है, ऐसे 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 ऐसे, तो वो ऑब्जेक्ट सर्कुलेटरी मोशन कर रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे मूवमेंट ऑफ ए फैन हो गया। और जो पेंडुलम का मोशन होता है, मतलब एक पॉइंट से, एक मीन पॉइंट से एक्सट्रीम पोजीशन तक, फिर एक मीन पॉइंट से एक्सट्रीम पोजीशन तक, फिर एक्सट्रीम पोजीशन, फिर एक्सट्रीम पोजीशन, तो इसको कहते हैं मूवमेंट ऑफ ए पेंडुलम। ठीक है स्टूडेंट्स, तो लीनियर मोशन, सर्कुलेटरी मोशन और ऑस्किलेटरी मोशन के डेफिनेशंस मैंने आपको दे दी है, एग्जांपल्स आपको बता दिए हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए अब हम लोग कुछ यूनिट्स के बारे में बात कर लेते हैं। यूनिट्स आर नथिंग बट रेफरेंस स्टैंडर्ड। जैसे आप जाओ तो बोलो, आपने बोलो भैया कि मुझे 5 kg शुगर दे दीजिए, तो आप 5 kg मांगते हो, नहीं तो आप कैसे मांगोगे कि इसकी एक यूनिट निर्धारित कर दी गई है, एक यूनिट सेट कर दी गई है कि आप उसी यूनिट से मांगो। अब आप जाके कहोगे मुझे चीनी दे दीजिए, तो कितनी चीनी दोगे? आपको बोलोगे भाई आप 5 तो बोलोगे नहीं, आप बोलोगे 5 kg, 5 kg मीन्स 5 किलो, तो आप 5 किलो शुगर मांगोगे। इसी तरह आप कोई लेंथ बोलोगे तो आप बोलोगे ये 8 सेंटीमीटर है, या ये 1 मीटर है, या 2 मीटर है, तो किसी यूनिट्स में आप बात करोगे कि भैया ये मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर। तो इन सब यूनिट्स में जब आप बात करते हो तो इन सब यूनिट्स को कहा जाता है यूनिट्स आर नथिंग बट रेफरेंस स्टैंडर्ड। मतलब यही सब होती हैं यूनिट्स। ये सब यूनिट्स स्टार्ट की गई हैं, ये सब यूनिट्स निर्धारित की जाती हैं जिससे आप कोई भी चीज़ों को आसानी से ले सको, कोई भी चीज़ों का आसानी से मेज़र कर सको, कोई भी चीज़ों को आसानी से मेज़र कर सको कि भैया मैंने 5 kg मांगा, मैंने 3 kg मांगा, मैंने 2 kg मांगा, तो इससे आप मेज़रमेंट आपकी आसान हो जाती है। तो 3 तरह की मेनली यूनिट्स होती हैं, CGS, MKS और FPS। MKS यूनिट को ही इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ यूनिट कहा जाता है। अब आप कहोगे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ यूनिट क्या होता है? SI यूनिट जो होता है, SI यूनिट स्टूडेंट्स पूरे वर्ल्ड में एक ही होता है, वो कहीं चेंज नहीं होता है। जैसे आप वर्ल्ड में भी जाओगे तो वहाँ भी अगर आप मांगना होगा तो आप मांगोगे कि जैसे लेंथ के लिए आप मांगो कि मुझे 2 मीटर दे दीजिए, वहाँ पे भी मीटर की लेंथ वही होगी जो यहाँ पर होगी। उसी तरह आप कोई और भी देश चले जाओ, वहाँ पे भी आप मांगोगे कि मुझे 2 मीटर दे दीजिए, तो 2 मीटर आपको उतना ही लंबा मिलेगा जितना भारत में मिलेगा, ये जितने और कहीं पूरे वर्ल्ड में मिलेगा। तो इससे स्टूडेंट्स आप समझ सकते हो कि 2 मीटर की जो लेंथ है वो हर जगह कांस्टेंट रहेगी SI यूनिट अगर आप फॉलो करोगे तो SI यूनिट जो होती है वो हर जगह सेम होती है। ये पूरे वर्ल्ड में एक ही यूनिट होती है, मीन्स पूरे वर्ल्ड में हर जगह सेम मानी जाती है, इट इज़ सेम एवरीवेयर। तो जो आपकी MKS यूनिट होती है स्टूडेंट्स, ये वाली यूनिट जो आप लोग भारत में भी जानते हो, मीटर, किलोग्राम, सेकंड, टाइम को आप लोग सेकंड में मेज़र करते हो, और आप लोग मास को कोई शुगर वुगर लेना है तो किलोग्राम मेनली मेज़र करते हो, और आप लोग कोई लेंथ बनाना है तो आप लोग मेनली मीटर में मेज़र करते हो। तो जो MKS यूनिट होती है, मीटर, यहाँ पर थोड़ा सा इरेज कर दें, मीटर, किलोग्राम और सेकंड, MKS मीटर, किलोग्राम और सेकंड। तो इसी यूनिट को इंटरनेशनल यूनिट भी कहा जाता है, SI यूनिट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो CGS यूनिट होती है सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड। कई कंट्रियों में सभी चलते हैं CGS यूनिट, कई कंट्रियों में FPS यूनिट भी चलता है कि फुट, पाउंड और सेकंड। मास को पाउंड में मेज़र किया जाता है, लेंथ को फुट में, और टाइम को सेकंड में। तो इस तरह से 3 तरह की यूनिट्स होती हैं, CGS, MKS और FPS। आपको इसको अंडरस्टैंड करना था, सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं लाया था इसको। अब हम लोग पढ़ते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। फिजिक्स में मेनली 2 फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं, स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ चाहिए, स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए, डायरेक्शन लेस क्वांटिटी कहा जाता है इसको। अब इसमें क्या होगा स्टूडेंट्स, मीन्स स्केलर क्वांटिटी में वो सब क्वांटिटीज आती हैं जिसमें डायरेक्शन की इंपॉर्टेंस ज़रूरत नहीं पड़ती है होती है। जैसे कि स्टूडेंट्स आप बोलो कि मुझे 5 kg शुगर चाहिए, तो आप 5 kg शुगर मांगोगे, इसमें डायरेक्शन क्या चाहिए कि आप क्या बोलोगे क्या कि मुझे 5 kg शुगर नॉर्थ में चाहिए, मुझे 5 kg शुगर ईस्ट में चाहिए, आप ऐसे तो बोलोगे नहीं। आप बोलोगे मुझे 5 kg शुगर चाहिए, मुझे डायरेक्शन से इसमें लेने का कोई नहीं है। इसी तरह लेंथ में आप बोलोगे मुझे 2 मीटर लेंथ चाहिए, तो अब आप 2 मीटर नॉर्थ में लेंथ चाहिए या 2 मीटर ईस्ट में लेंथ चाहिए, ऐसे तो बोलोगे नहीं। इसी तरह टाइम है, आप बोलोगे जैसे 5 बज रहा है तो आप बोलोगे 5 मीटर नॉर्थ में बज रहा है या 5 मीटर ईस्ट में बज रहा है, तो अब आप ऐसे तो बोलोगे नहीं। आप बोलोगे 5 बज रहा है, मतलब 5 PM हो रहा है या AM हो रहा है, कुछ भी हो रहा है,
तो इसी तरह आप डिस्टेंस बोलोगे कि मैं 20 किलोमीटर गया। अब आप 20 किलोमीटर नॉर्थ में या ईस्ट में या वेस्ट में या वहाँ पे साउथ में, आप ऐसे तो बोलोगे नहीं कि मैं 20 मीटर साउथ में गया, आप बोलोगे मैं 20 मीटर गया। तो डिस्टेंस जो आपकी होगी वो 20 मीटर आएगी या 20 किलोमीटर आएगी। तो आपको मेन यहाँ पर मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है। मैग्नीट्यूड मतलब जैसे आप बोले 20, तो ये आपका मैग्नीट्यूड है कि आप 20 किलोमीटर गए। इसी तरह आप शुगर मांगोगे तो आप बोलोगे 5 kg, तो यहाँ पर आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत पड़ रही है, 5 kg की ज़रूरत पड़ रही है, यहाँ पर आपको डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इन क्वांटिटीज़ को बोला जाता है स्केलर क्वांटिटी। इसकी डेफिनेशन होती है स्टूडेंट्स, इट हैज़ मैग्नीट्यूड ओनली, इट इज़ डायरेक्शन लेस क्वांटिटी। इन क्वांटिटीज़ के पास मैग्नीट्यूड ही होती है, ये डायरेक्शन लेस क्वांटिटी होती हैं। और जो वेक्टर क्वांटिटी होती है स्टूडेंट्स, वो इनके पास मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ होते हैं, मतलब दोनों ज़रूरत होती है इनको। अब आप जैसे डिस्प्लेसमेंट करोगे, आपको अभी डिस्प्लेसमेंट मैंने बताया नहीं है, आपको मैं अभी डिस्प्लेसमेंट समझाऊंगा तो आप समझोगे कि डायरेक्शन क्यों इंपॉर्टेंट होती है। डिस्प्लेसमेंट आप बोलोगे मैं 20 मीटर नॉर्थ में गया, आपको बोलना पड़ेगा। आप बोलोगे मैं 13 मीटर ईस्ट में गया, आपको वहाँ पर डायरेक्शन इंपॉर्टेंट हो जाएगी। इसी तरह फोर्स लगाओगे तो आप बोलोगे मैं 20 मीटर नॉर्थ में फोर्स लगाया, मीन्स आप कोई ऑब्जेक्ट पर 20 मीटर नॉर्थ साइड से फोर्स लगाया, कोई ऑब्जेक्ट है वो 20 मीटर ईस्ट साइड से फोर्स लगाया, तो आप फोर्स को बताओगे कि मैंने इस डायरेक्शन में फोर्स लगाई है। तो इन सब क्वांटिटीज़ को आप, जिस क्वांटिटीज़ को आप डायरेक्शन में, जिसमें डायरेक्शन इंपॉर्टेंट हो, आप डायरेक्शन से ही बता पाओ, उन सब क्वांटिटीज़ को बोला जाता है वेक्टर क्वांटिटी। इसमें आप मैग्नीट्यूड से बताओगे कि मैंने 5 न्यूटन फोर्स लगाई, पर इसके साथ साथ आप डायरेक्शन भी बताओगे कि मैंने 5 न्यूटन फोर्स ईस्ट में लगाई या वेस्ट में लगाई, या मैंने 5 मीटर डिस्प्लेसमेंट की ईस्ट में, नॉर्थ में, साउथ में। यहाँ पर आपको डिस्प्लेसमेंट जैसे हो गया, फोर्स हो गया, वेलोसिटी हो गया, ये सब एग्जांपल हैं वेक्टर क्वांटिटी के। और स्केलर क्वांटिटी के एग्जांपल है मास, लेंथ, टाइम, डिस्टेंस एक्सेट्रा। तो ये सब सारे एग्जांपल है फ्रेंड्स। फिजिकल क्वांटिटी दो होती हैं, स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं हम अपने नए टॉपिक पर, जो कि है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, तो पहले हम लोग डिस्टेंस पढ़ते हैं स्टूडेंट्स। एक्चुअल पाथ कवर्ड और ट्रेवर्स्ड बाय एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। किसी ऑब्जेक्ट द्वारा जो पाथ चला गया, उस पाथ का जो मेजरमेंट होता है वो वही होता है डिस्टेंस आपका। इसकी एसआई यूनिट होती है मीटर में, और डिनोट किया जाता है डी से, कैपिटल डी से। और ये एक स्केलर क्वांटिटी है, इसमें डायरेक्शन की इंपॉर्टेंस नहीं होती है। अब इसको हम लोग समझते हैं डिस्टेंस को पहले। तो डिस्टेंस को हम लोग समझते हैं पहले एक एग्जांपल से स्टूडेंट्स। ये एग्जांपल है आपके डिस्टेंस का कि ये गार्डन था। अब इस गार्डन से आप देख सकते हैं कि पहले ये लड़का अपने यहाँ पर था, अपने घर में था, मान लीजिए इसका हाउस है ये। तो पहले ये अपने हाउस में था, फिर कुछ कुछ दूर आया, ये 3 मीटर चल गया, यहाँ पर आ गया थोड़ी देर बाद। फिर थोड़ी देर बाद ये यहाँ आ गया, फिर थोड़ी देर बाद ये यहाँ आ गया, और फिर थोड़ी देर बाद ये यहाँ आ गया, और थोड़ी देर बाद ये गार्डन पहुँच गया। तो ये जो इसने डिस्टेंस कवर करी, ये इसने करी थी, आप यहाँ देख लीजिए 5 मीटर। और यहाँ पर इतनी लंबी जो डिस्टेंस इसने कवर करी वो 3 मीटर थी। मीन्स इसने जो डिस्टेंस कवर करी, मतलब डिस्टेंस क्या कवर करी, डिस्टेंस क्या है, तो डिस्टेंस है स्टूडेंट कि इसने 3 मीटर इधर चला और फिर 5 मीटर इधर गया। मीन्स 3 + 5, मतलब उसने पूरी एक्चुअल पाथ जो चली है उसका मेजरमेंट होता है 3 + 5 = 8 मीटर। मीन्स उसने जो डिस्टेंस कवर करी है वो 8 मीटर डिस्टेंस कवर की है, वो पूरा एक्चुअल पाथ कितना वो चला है। ठीक है स्टूडेंट्स। और डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट होती है स्टूडेंट्स, पहले हम लोग इसका डेफिनेशन पढ़ते हैं, उसके बाद हम लोग समझेंगे। तो डिस्टेंस समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स आपको कि जितना लेंथ कोई ऑब्जेक्ट चलेगा उस पूरे लेंथ को प्लस कर देंगे तो आपको डिस्टेंस आ जाएगी। जैसे मैंने यहाँ पर 5 मीटर + 3 मीटर = 8 मीटर जो डिस्टेंस यहाँ पर निकाल रखी है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यही आपके होता है डिस्टेंस। हम लोग पहले पढ़ लेते हैं डिस्प्लेसमेंट को। डिस्प्लेसमेंट होती है स्टूडेंट्स शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। किसी दो पॉइंट के बीच में शॉर्टेस्ट पाथ, सबसे छोटा पाथ जो कवर किया जाता है उसको बोला जाता है डिस्प्लेसमेंट। इसकी एसआई यूनिट होती है मीटर में। डिस्टेंस के जो होती है वही डिस्प्लेसमेंट की भी होती है, लेकिन ये वेक्टर क्वांटिटी होता है और इसको एस से डिनोटेड किया जाता है, एस से। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पहले हम चलते हैं डिस्प्लेसमेंट समझ लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर हम लोग समझेंगे स्टूडेंट्स। तो डिस्प्लेसमेंट आपका ये होगा, ये पॉइंट, ये आपका डिस्प्लेसमेंट होगा। अब आपको सर ये क्यों,
ये लेंथ पूरी चल के जाने से इतना लंबा डिस्टेंस, इतना लंबा पाथ कवर करने से अच्छा आप यहाँ से यहाँ पे पहुँच जाओ 6 मीटर। मान लीजिए इसका आपको डिस्टेंस 6 मीटर दिया हुआ है, अब आपको देर हो रही है, आपको जल्दी पहुँचना है गार्डन, तो अब आप 8 मीटर चल के जाओगे या 6 मीटर चल के जाओगे। आप जो इन दोनों पॉइंट के, इस गार्डन के इस पॉइंट और इस पॉइंट से जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, सबसे छोटा पाथ होगा, आप उसको प्रीफर करोगे कि मैं उसी पाथ पर चलूँ, तो आप उसी पाथ पर जाओगे और वो आपका पाथ की लेंथ है जैसे 6 मीटर। अब आप इस पाथ से जाते तो आपको 8 मीटर जाना पड़ता, आप इस पाथ से गए तो आपको 6 मीटर जाना पड़ेगा। तो मीन्स आप जो शॉर्टेस्ट पाथ चले, इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का शॉर्टेस्ट पाथ ये है, तो आपने जो ये पाथ चला ये आपका शॉर्टेस्ट पाथ है, और डिस्प्लेस आप यही कर रहे हो। मीन्स आप भले इतना डिस्टेंस चल रहे हो, पर आपसे कोई पूछे कि आप इस पॉइंट से कितना दूर आए हो, तो आप बताओगे कि भाई मैं इस पॉइंट से तो 60 मीटर दूर पे हूँ। आप घर से तो 60 मीटर दूर पे हो। अब भाई आप ऐसे चल के आओ, चाहे आप ऐसे चल के आओ, चाहे आप जितनी लंबी डिस्टेंस कवर करके आओ, लेकिन जो आपका डिस्प्लेसमेंट होगा वो तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। तो डिस्प्लेसमेंट आपका दो पॉइंट के बीच 60 मीटर रहेगा। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो आपके घर से और आपके गार्डन का है वो 60 मीटर है। तो आप इतना लंबा डिस्टेंस चल के जाओ, चाहे आप इतना लंबा चल के जाओ, चाहे जैसे भी चल के जाओ, चाहे जितना ही दूर दूर से आप जाके चल के आओ, लेकिन आपका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इन दोनों पॉइंट के बीच होगा। तो यहाँ से ये समझ में आता है स्टूडेंट्स की जो डिस्प्लेसमेंट है वो आपका शॉर्टेस्ट पाथ होता है। दो पॉइंट के बीच शॉर्टेस्ट पाथ जो होता है वही आपका डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। और यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट जो शॉर्टेस्ट पाथ था वो था 6 मीटर, तो यहाँ पर आपका जो डिस्प्लेसमेंट आया वो आया आपका 6 मीटर। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट समझ में आया होगा। बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, सिर्फ आपको अंडरस्टैंड करना होगा कि ये कैसे होगा। मैंने आपको यहाँ पर डेफिनेशंस दी, मैंने आपको एग्जांपल से समझाया, अभी आपको एक एग्जांपल और दिया जाएगा डिस्टेंस का। तो पहले हम लोग डिस्टेंस को सारा रीड कर लेते हैं। डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी होती है। जब मैंने आपको बताया था क्वांटिटीज़ के बारे में तो वही बता दिया था। इसको डी से डिनोट करते हैं और इसका जो एसआई यूनिट होती है वो मीटर में होता है। हम लोग डिस्टेंस को मीटर में एसआई यूनिट में कहते हैं। और डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट पाथ होता है, हम लोग इसकी यूनिट मीटर में इसको भी कहते हैं। ये वेक्टर क्वांटिटी होती है क्योंकि इसमें आपको डायरेक्शन की ज़रूरत होती है और डिस्टेंस में डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती है। अब आपको अगर डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन की ज़रूरत कैसे होती है, तो आपका घर है, मान लीजिए कहीं भी है, मान लीजिए आपका घर है यहाँ पर, आपका हो गया नॉर्थ, ठीक है स्टूडेंट्स, और आपका ये गार्डन है साउथ में। तो स्टूडेंट्स आप बोलोगे कि आपकी जो डिस्प्लेसमेंट हुई है वो टुवर्ड्स कहाँ हुई है, टुवर्ड्स वो आपकी हुई है साउथ में। मीन्स आप साउथ में 6 मीटर गए हो, आपकी जो डिस्प्लेसमेंट हुई है वो साउथ की तरफ हुई है। मतलब इस पॉइंट से आप ऐसे गए हो, तो इस पॉइंट से आप 6 मीटर साउथ की तरफ गए हो। मतलब गार्डन गए हो तो गार्डन साउथ में है, तो आप नॉर्थ से 6 मीटर साउथ की तरफ गए हो। तो आप यहाँ पर अपनी डिस्प्लेसमेंट जब बताओगे तो आप यहाँ पर डायरेक्शन बता के ही अपनी डिस्प्लेसमेंट बता पाओगे कि हाँ मैं 6 मीटर गया हूँ साउथ में 6 मीटर गया हूँ। तो स्टूडेंट डिस्प्लेसमेंट में इसीलिए डायरेक्शन इंपॉर्टेंट होती है, और डिस्टेंस तो आप ऐसे जाओ पर आप आओगे तो वहीं। तो डिस्टेंस में आपको डायरेक्शन की इंपॉर्टेंट नहीं होती, लेकिन डिस्प्लेसमेंट में आपको डायरेक्शन की इंपॉर्टेंस होती है, इसलिए आप इसको वेक्टर क्वांटिटी भी कहते हैं। और आगे हम लोग जब क्वेश्चंस करेंगे तो समझेंगे कि डिस्प्लेसमेंट में, और अच्छे से समझेंगे कि डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन की ज़रूरत क्यों होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग यहाँ पर कुछ बात समझ लेते हैं कि डिस्प्लेसमेंट जो होती है, डिस्प्लेसमेंट को हम लोग एस से करते हैं और डिस्टेंस को हम लोग डी से करते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम लोग, ये एक यूनिवर्सिटी ट्रूथ है, पहले हम लोग इसको समझ लेते हैं कि जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट, ऐसे ही है, इसको डिस्प्लेसमेंट समझिएगा, डिस्प्लेसमेंट। तो जो डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस को हम लोग यहाँ पर कैपिटल डी से डिनोट किया है हमने। तो जो डिस्टेंस होता है वो डिस्प्लेसमेंट के या तो इक्वल होगा या तो डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होगा। अब कैसे, यहाँ पर हम समझते हैं कि या तो इस लड़के को देर हो रही है तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस चुन लेगा, जल्दी से पहुंच जाएगा गार्डन, तो डिस्टेंस भी यही रहेगा और डिस्प्लेसमेंट भी यही रहेगा। पर अगर इस लड़के को देर नहीं हो रही तो डिस्टेंस ऐसे चल के जाएगा या ऐसे चल के जाएगा या इस पाथ पे ही जाएगा। तो अगर वो ऐसे चल के जाएगा तो कुछ ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा, कुछ ये ऐसे चल के गया तो यहाँ पर 8 मीटर डिस्टेंस इसने कवर करी और डिस्प्लेसमेंट तो 60 मीटर हो रहा था। तो अगर वो डिस्प्लेसमेंट वाले पाथ पर ही चलेगा, मीन्स शॉर्टेस्ट पाथ पर ही चलेगा, तब तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होंगी, और नहीं तो डिस्टेंस ज़्यादा होगी,
फिर यहाँ पर 8 मीटर हो गई, फिर यहाँ और ज़्यादा हो जाएगी, फिर वो ऐसे जाए तो और ज़्यादा होगी, फिर वो और जाए जैसे जाए, मीन्स डिस्टेंस तो या तो ज़्यादा होगी या तो वो डिस्प्लेसमेंट जो शॉर्टेस्ट पाथ है इन दोनों पॉइंट के बीच, इन पॉइंट और इन पॉइंट के बीच, तो उससे जाएगा वो। मीन्स इन दोनों पॉइंट के बीच, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच जो शॉर्टेस्ट पाथ है या तो वो उसको जाएगा, उससे जाएगा, मीन्स तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस उसकी एक ही होगी, इक्वल होगी, या तो डिस्टेंस उसकी ज़्यादा होगी। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को आसानी से समझ सकते हैं आप लोग। तो यहाँ से एक स्टेटमेंट हमारा आता है कि डिस्टेंस जो होती है वो या तो डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होगी और या तो डिस्टेंस बड़ी होगी, ज़्यादा होगी डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा होगी, या तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होगी। तो इन दोनों पॉइंट से हमारा एक स्टेटमेंट निकल के आता है कि डिस्टेंस इज़ ऑलवेज इक्वल और ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। जो डिस्टेंस होती है वो डिस्प्लेसमेंट से ऑलवेज इक्वल होगी, मतलब हमेशा बराबर होगी या ज़्यादा होगी। और ये आपका एक फिजिक्स का एक यूनिवर्सल ट्रूथ स्टेटमेंट है, इसको आप लोग समझ लीजिएगा। स्टूडेंट्स एक बार अपने से भी अंडरस्टैंड करने की कोशिश करिएगा कि ये कैसे हुआ। तो आपको मैंने यहाँ पे एग्जांपल में से समझा दिया कि डिस्टेंस या तो डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगी और या तो डिस्टेंस ज़्यादा होगी डिस्प्लेसमेंट से। ठीक है स्टूडेंट्स, डिस्प्लेसमेंट को आसानी से निकालने के लिए एक तरीका भी होता है, जनरली यूज लोग करते हैं, इसको कहते हैं v माइनस यू। मतलब v मतलब फाइनल पोजीशन, वो अंत में कहाँ पहुँच रहा है, और इनिशियल पोजीशन उसकी क्या है। तो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन, इन दोनों में जब आप फाइनल पोजीशन में से इनिशियल पोजीशन को सब्ट्रैक्ट कर देते हो तो डिस्प्लेसमेंट निकल आती है। ये डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला मेनली जनरली यूज किया जाता है। तो ये तभी यूज किया जाता है स्टूडेंट जब आपको दोनों पोजीशन दी गई हो, फाइनल पोजीशन भी हो आपके पास और इनिशियल पोजीशन भी हो, आपको सिर्फ डिस्प्लेसमेंट निकालना हो। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए एक एग्जांपल हम लोग और देख लेते हैं। ये एग्जांपल है हमारा स्टूडेंट्स, यहाँ पर है आपका सोनू खड़ा हुआ है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, मैंने यहाँ पर एरो का निशान आपके लिए बना दिया है कि सोनू यहाँ पर खड़ा हुआ है इस पॉइंट पर, ए पॉइंट पर सोनू आपका खड़ा है और सोनू को पहुँचना है सी पॉइंट पर। तो सोनू ऐसे चलेगा, ए से बी पे आएगा और बी से सी पे जाएगा। तो अब सोनू को भाई ये शॉर्टेस्ट पाथ पता नहीं था, तो सोनू ऐसे आया, ए से बी पे आया और बी से सी पे गया। तो ए से बी की डिस्टेंस थी 3 मीटर और बी से सी की डिस्टेंस थी 4 मीटर। तो सोनू ने डिस्टेंस कितनी कवर करी, सोनू ने 3 मीटर यहाँ गया और सोनू 4 मीटर यहाँ गया। मीन्स 4 + 3 = डिस्टेंस जो सोनू ने किया वो होता है टोटल पाथ कवर्ड। तो 3 + 4 = 7 मीटर। तो 7 मीटर डिस्टेंस गया सोनू। और डिस्प्लेसमेंट जब इसके निकालेंगे स्टूडेंट्स, तो डिस्प्लेसमेंट तो ये वाली होगी स्टूडेंट्स, ये, और हमको डिस्प्लेसमेंट यहाँ दी नहीं हुई है। एक मिनट के लिए आपको डिस्प्लेसमेंट अगर यहाँ ना बताया जाए तो आप डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालोगे। तब ये ट्रायंगल है और आप लोग मैथमेटिक्स में पाइथागोरस थ्योरम लगाते हो, तो पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग यहाँ पर इसकी डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इन ए पॉइंट के बीच और सी पॉइंट के बीच जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो ये है, यही होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब जो आपका लॉन्गेस्ट डिस्टेंस है वो तो भैया कुछ भी हो सकता है, आप इतना लंबा चल के जाओ पर आप पहुँचोगे तो यहीं। तो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है इन दोनों पॉइंट का वो 5 मीटर ही है, और अब आप चाहे ऐसे जाओ, डिस्टेंस चाहे आप इतनी कवर करो। तो जो डिस्प्लेसमेंट है स्टूडेंट्स इन दोनों पॉइंट के बीच जो शॉर्टेस्ट पाथ है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, वो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक है। तो हम इसका डिस्प्लेसमेंट हमको दिया नहीं हुआ था 1 मिनट के लिए, तो हम लोग कैसे निकालेंगे। तब हम लोग यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो आप पाइथागोरस थ्योरम जानते हो, AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। यहाँ पर मैंने लिख भी दिया है, AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AC स्क्वायर निकालने के लिए, इस AC का स्क्वायर निकालने के लिए हम लोग पहले AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर करेंगे। तो AB का स्क्वायर है 3, तो 3 का स्क्वायर होता है 9, और BC का स्क्वायर BC है मतलब 4, तो उसका स्क्वायर होता है 16। तो 16 + 9 = 25, और AC स्क्वायर था, तो जब AC हम लोग निकालेंगे तो स्क्वायर इधर ट्रांसपोज हो जाएगा और वो रूट में चेंज हो जाएगा, और रूट में चेंज होके वो √25 हो जाएगा, और √25 होती है स्टूडेंट्स 5 मीटर, 5 होता है, तो √25 होता है 5। तो AC की वैल्यू यहाँ पर हम लोग जानते थे SI यूनिट मीटर होती है, तो हम लोग मीटर में बताएंगे, यहाँ पर मीटर में दिया भी हुआ था। तो AC को हम लोग 5 मीटर कहते हैं, तो इस यहाँ से हम लोग का AC की डिस्टेंस आ जाएगी 5 मीटर। तो A पॉइंट से C पॉइंट तक की आपकी जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो हो जाएगी 5 मीटर, और इससे हम लोग को डिस्प्लेसमेंट पता चल जाएगी, और डिस्प्लेसमेंट आपकी क्या आई 5 मीटर। तो इस तरह से हम लोग डिस्प्लेसमेंट को निकालते हैं स्टूडेंट्स। तो इस तरह से जब हम लोग डिस्प्लेसमेंट को समझते हैं और निकालते हैं तो हम लोग
दो पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस समझ के ही दोनों पॉइंट के डिस्प्लेसमेंट को निकालते हैं। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को हम लोग इस तरह से समझेंगे स्टूडेंट्स। तो डिस्टेंस को हम लोग निकालते हैं जितना वो पाथ चला है उन सारे पाथ को, मतलब उन सारे पाथ की लेंथ को ऐड कर देते हैं और आपकी डिस्टेंस आ जाती है। और डिस्प्लेसमेंट उन दोनों पॉइंट्स के बीच, मतलब जहाँ से वो स्टार्ट किया था और जहाँ पे एंड किया है, उन दोनों पॉइंट के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हम लोग निकालते हैं और वो आपकी आती है डिस्प्लेसमेंट, उसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो इस जगह पर हम लोगों ने जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाली वो पाइथागोरस थ्योरम से निकाली और डिस्प्लेसमेंट हमारी 5 मीटर निकल के आई। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये थे आपके दो एग्जांपल्स। फिर हम लोग आगे क्वेश्चंस करेंगे तो इसके बारे में और अच्छे से समझेंगे। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन मैंने आपको यहाँ पर नोट करके दे दी है। एक्चुअल पाथ कवर्स और ट्रैवर्स बाय एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, दो पॉइंट के बीच में जो पाथ चला गया है, जो कवर किया गया है पाथ, उसको डिस्टेंस कहते हैं। और दो पॉइंट के बीच में जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है, आपने कवर किया चाहे नहीं किया, जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है, जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा उसी को हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर सोनू तो गया ए से सी, पर सोनू की डिस्प्लेसमेंट जो थी वो 5 मीटर थी। मीन्स सोनू अपने उस पॉइंट से 5 मीटर ही डिस्प्लेस हुआ था। वो भले यहाँ से चल के ऐसे गया, मान लीजिए वो भले यहाँ से चल के सॉरी भले वो यहाँ से चल के वो ऐसे गया स्टूडेंट्स, वो ऐसे गया, ये ऐसे गया, लेकिन जो उसकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस थी वो थी इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की, और वो थी ये आपकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस थी और वो थी 5 मीटर। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है स्टूडेंट्स, वो दो पॉइंट के बीच होती है और उसको वो ऑब्जेक्ट चला हो उस पे तो ठीक है। जैसे अगर वो एक पॉइंट से सोनू चला हो सी पॉइंट तक, तब तो मान लीजिए वो चला है, तो तब यहाँ पर इस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक ही होगी कि वो डिस्टेंस भी उतना ही चला और डिस्प्लेसमेंट भी उसकी उतनी ही हुई है। लेकिन अगर वो डिस्टेंस कुछ और चल रहा है और डिस्प्लेसमेंट उसकी भाई शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हम लोग निकालेंगे यहाँ पर, जैसे हम लोगों ने पाइथागोरस से निकाला। तो इस तरह के दो केसेस हो सकते हैं कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होगी, या तो डिस्टेंस ज़्यादा होगी डिस्प्लेसमेंट से, क्योंकि यहाँ पर देखिए आप इस केस में भी आपने देख लिया कि 7 मीटर डिस्टेंस ज़्यादा थी डिस्प्लेसमेंट से, और पिछले एग्जांपल में भी हमने देखा था कि डिस्टेंस 8 मीटर ज़्यादा थी, डिस्प्लेसमेंट 60 मीटर थी। तो इस तरह से ये जो यूनिवर्सल ट्रुथ का पॉइंट है, मैंने आपको जो बताया था, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। इसको सब लोग, यूनिवर्सल ट्रुथ मतलब होता है पूरे ब्रह्मांड में सत्य है ये, तो ये सत्य वचन है स्टूडेंट्स, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। तो हमारे ये वीडियो आपको फिर से मैं बता दूँ स्टूडेंट, 3 पार्ट में आएंगे। पहला पार्ट अपना ये है। सेकंड पार्ट में हम लोग ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे, एक्सीलरेशन पढ़ेंगे, सर्कुलर मोशन के बारे में पढ़ेंगे। और जो थर्ड पार्ट आएगा वो जो बच्चे एनटीएससी की तैयारी करते हैं, तो इस चैप्टर के बहुत सारे पॉइंट्स एनटीएससी में ज़्यादा आते हैं, मतलब और डीप में आते हैं और डेप्थ में आते हैं और हार्ड आते हैं, तो उनको भी हम लोग समझेंगे। वो थर्ड पार्ट जो आएगा वो आपके स्कूल से रिलेटेड नहीं, वो एनटीएससी के रिलेटेड रहेगा, इसी चैप्टर का रहेगा, लेकिन वो एनटीएससी के स्टूडेंट्स के लिए रहेगा। जो एनटीएससी की तैयारी करते हैं वो उस वीडियो को भी देख सकेंगे। तो इस वीडियो को आप लोग अच्छे से देखिए स्टूडेंट, सारी चीज़ों को अच्छे से समझिए। कोई डाउट हो तो टेलीग्राम चैनल रात में 8 बजे से 10 बजे तक के लिए खुलता है, आप वहाँ पर अपने डाउट्स पूछ सकते हैं फिजिक्स और मैथ से रिलेटेड 9th क्लास के। और आपको एनटीएससी के कोई रिगार्डिंग कोई आपको डाउट हो कि सर कौन सी बुक पढ़ें, क्या करें, तो आप वहाँ पे आके देख सकते हैं। आपको इन सब जो जितना मैंने आज आपको पढ़ाया है अभी तक, उसमें कोई डाउट हो तो आप वो पूछ सकते हैं। और आपको जो डीपीपी में आपको दी जाएगी उसमें आपको कोई डाउट हो तो आप वहाँ पूछ सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप आपको डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट समझ में आया होगा। डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दो पॉइंट के बीच में, और डिस्टेंस होती है जो आप जितना आप चलते हो, जो आप एक्चुअल पाथ कवर करते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम लोग डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के में बीच में डिफरेंस समझेंगे, डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस क्या होता है स्टूडेंट्स? मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल पाथ, जितना आप चलोगे उसका मेजरमेंट। और जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है दो पॉइंट के बीच में। तो मेजरमेंट ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, दो पॉइंट के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है उसकी मेजरमेंट को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। और दो पॉइंट मतलब जहाँ से आप स्टार्ट किए थे और जहाँ पे आपने एंड किया, जितना दूर आप चल के गए, वो जो आपने एक्चुअल पाथ कवर की उसकी मेजरमेंट को डिस्टेंस कहते हैं। डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव रहेगा। अब आप स्टूडेंट समझ लीजिए, जैसे आप इस पॉइंट से, अब ये पॉइंट है आपका, ठीक है स्टूडेंट्स, अब इस पॉइंट से आप ऐसे जाओ, चाहे ऐसे जाओ, चाहे ऐसे जाओ, चाहे ऐसे जाओ। आप बोलोगे मैंने 20 मीटर गया इधर गया, आप बोलोगे मैं 20 मीटर इधर गया, या आप बोलो 20 मीटर मैं इधर गया या 20 मीटर इधर गया।
आपसे कोई पूछे आपने कितनी डिस्टेंस कवर की, तो आप बोलोगे मैं 20 मीटर गया। इसमें डायरेक्शन की कोई इंपॉर्टेंट नहीं पड़ती है, कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है डायरेक्शन की, डायरेक्शन आपको बताना है, डायरेक्शन की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। तो आप डिस्टेंस को हमेशा पॉजिटिव कहोगे। भाई डिस्टेंस में तो कोई डायरेक्शन होती ही नहीं है, आप इधर से इधर जाओ, चाहे इधर से पीछे जाओ, चाहे इधर से इधर जाओ, चाहे इधर से इधर जाओ, आपको बोला जाएगा भाई आपने डिस्टेंस कवर की 20 मीटर की, आपने जितना पाथ चले आप, वो आपकी डिस्टेंस हो गई। तो ये आपका इसमें पॉजिटिव और निगेटिव का फेनोमेना आया ही कहाँ से, यहाँ पर पॉजिटिव और निगेटिव हो ही कैसे सकता है। तो यहाँ पर डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है, आगे जाओ चाहे इधर जाओ चाहे इधर जाओ, आप कोई डिस्टेंस चलोगे, आप निगेटिव में डिस्टेंस चल ही नहीं सकते, कैसे चलोगे। इसमें आप कैसे कहोगे मैं निगेटिव में 20 मीटर गया। अरे भैया आप इस साइड से ऐसे गए, आप इस साइड से ऐसे गए, आप इस साइड से ऐसे गए, आप कोई डिस्टेंस कवर कर रहे हो, इसमें डायरेक्शन और आपका निगेटिव का कोई बात ही नहीं हो सकती। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि डायरेक्शन इसमें इंपॉर्टेंस नहीं होती है, इसलिए जो डिस्टेंस होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है और ये स्केलर क्वांटिटी होती है, डायरेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं होती, मैंने आपको बताया था। और कैपिटल डी से डिनोट किया जाता है। डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेड डिस्टेंस होती है, मैंने आपको बता दिया है। पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है डिस्प्लेसमेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, जीरो एंड निगेटिव। ये कैसे समझते हैं। आपका ये हाउस है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब मान लीजिए आपका मेन पॉइंट है ये, आप यहाँ पर हो आप। अब इस पॉइंट से आप इस एक्सिस में गए, आपने इस डायरेक्शन को ले लिया, क्योंकि इसमें डायरेक्शन इंपॉर्टेंट होती है। मान लो आपने इसको ले लिया वेस्ट और ये डायरेक्शन है आपकी ईस्ट, तो ये 2 डायरेक्शन आपकी हो जाएगी। वो ऑब्जेक्ट इसे यहाँ पर है इस पॉइंट से, तो इस पॉइंट से वो ईस्ट में गया, तो आप बोलोगे उसका डिस्प्लेसमेंट हुई 20 मीटर, मान लीजिए ईस्ट में हुई। तो आप यहाँ पर डायरेक्शन बताओगे कि जो उसकी डिस्प्लेसमेंट हुई है वो 20 मीटर ईस्ट में हुई है। तो अगर आपको बताना होगा कि 20 मीटर वेस्ट में हुई है, मतलब पीछे साइड हुई है, तो आप बताओगे ये 20 मीटर वेस्ट में हुई है। आप यहाँ पर डायरेक्शन बताओगे या तो, और या तो आप डायरेक्शन ना बता के यहाँ पर आप इसको साइंस से निगेटिव और पॉजिटिव समझ के बता सकते हो। कि आप ऐसे बता दोगे कि जैसे आपने एक नंबर लाइन ड्रॉ करी और इस पॉइंट से आप इसको इधर पॉजिटिव ले लिया और इधर नेगेटिव ले लिया, तो इस पॉइंट से आप अगर 20 मीटर आगे गए, 20 मीटर आगे डिस्प्लेसमेंट किया आपने, तो आप बोलोगे आपने +20 मीटर डिस्प्लेसमेंट की। और अगर आप इस पॉइंट से पीछे गए तो आप बोल दोगे -20 मीटर डिस्प्लेसमेंट की। तो या तो आप डायरेक्शन बताओगे और या तो आप यहाँ पर डायरेक्शन को ना बता के साइन से आप उसको डिनोट कर दोगे। तो इस तरह से स्टूडेंट्स डिस्प्लेसमेंट निगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। अगर आप इस पॉइंट से पीछे गए तो आपका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा निगेटिव में, और इस पॉइंट से आगे गए तो आपका हो जाएगा पॉजिटिव में। और जीरो तब होता है स्टूडेंट जैसे आपने इस पॉइंट से स्टार्ट किया, आप ऐसे गए और घूम के इसी पॉइंट पर वापस आ गए। तो अब आपसे पूछेगा कि इस पॉइंट में डिस्प्लेसमेंट आपकी कितनी है। तो आप इसी पॉइंट पे थे स्टूडेंट्स, यहाँ से आप गए ऐसे और फिर आप वापस वहीं आ गए, तो आप वहीं थे और वहीं पर आप रहे। आपने वहाँ से कोई डिस्टेंस डिस्प्लेस आप हुए ही नहीं वहाँ पे, मतलब आपका कोई शॉर्टेज डिस्टेंस था ही नहीं, आप वहाँ से डिस्प्लेस ही नहीं हुआ, आप फिर वहीं आ गए। तो डिस्प्लेसमेंट तो यहाँ पर कुछ नहीं होगी, डिस्टेंस तो कुछ होगी आप इतना चले तो, लेकिन डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर आप जब वापस आ गए और आपका कोई डिस्प्लेसमेंट हुई नहीं, आप उस जगह से डिस्प्लेस हुए ही नहीं, आप उस जगह से आगे पीछे हुए ही नहीं, तो आपकी जो डिस्प्लेसमेंट थी वो यहाँ पर जीरो हो सकती है। तो इस तरह से डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो, नेगेटिव और पॉजिटिव। तो डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, जीरो एंड नेगेटिव। वेक्टर क्वांटिटी होती है, डायरेक्शन इंपॉर्टेंट होती है, मैंने बता दिया है, और स्मॉल ऐसे डिनोट किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अब हम लोग चलते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीड पर। स्पीड क्या स्टूडेंट्स होती है। स्पीड होती है इट इज़ द रेट ऑफ डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम। कि डिस्टेंस जो कवर हुआ है वो कितने तेज़ी से हुआ है, कितने धीरे हुआ है, या कितनी रफ्तार से हुआ है पर यूनिट टाइम। मतलब पर यूनिट टाइम मतलब टाइम की एक यूनिट, मतलब एक सेकंड में वो कितना डिस्टेंस चल रहा है, उसी को बोलते हैं स्पीड। कि इट इज़ द रेट ऑफ डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम। इसकी एसआई यूनिट होती है मीटर पर सेकंड, मीटर अपॉन सेकंड इसकी एसआई यूनिट आती है। ये कैसे आती है स्टूडेंट्स, डिस्टेंस आपका ऊपर होता है और टाइम आपके नीचे होता है। तो टाइम की यूनिट होती है एस और डिस्प्लेसमेंट की होती है एसआई यूनिट मीटर। इससे उसका फॉर्मूला आ जाता है मीटर पर सेकंड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो फार्मूला नहीं मीन्स ये इसकी एसआई यूनिट आ जाती है। तो और इसका जो ये होती है स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि आप डिस्टेंस कवर कर रहे हो तो डिस्टेंस तो स्केलर क्वांटिटी होती है। मैंने बताया था इसमें डायरेक्शन की इंपॉर्टेंट नहीं है, तो
स्पीड अब आप बोलोगे कि 20 मीटर नॉर्थ में 20 मीटर पर सेकंड नॉर्थ में जा रहे थे, ऐसे तो बोलोगे नहीं। आप बोलोगे 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहे थे। अब कोई भी डिस्टेंस, कोई भी डायरेक्शन हो, आप डायरेक्शन तो बताओगे नहीं यहाँ पर, आपको डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है नहीं। तो कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीड जो होती है, मतलब जो स्पीड होता है वो इट इज़ द रेट ऑफ डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम, SI यूनिट मीटर पर सेकंड, इट इज़ स्केलर क्वांटिटी, और इसका फार्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। जहाँ पर भी रेट शब्द आ जाए स्टूडेंट, मीन्स टाइम के रेट में, टाइम के रिस्पेक्ट में डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है, उसी को बोलते हैं स्पीड। यही होती है आपकी कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीड। इसका हम लोग एग्जांपल भी समझते हैं स्टूडेंट्स। एग्जांपल है जैसे हम लोग द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कवर्ड बाई इट पर यूनिट टाइम। स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट को हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि वो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है पर यूनिट टाइम में, मतलब पर सेकंड, मतलब हर सेकंड वो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है। इसको हम लोग स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं। जैसे आप यहाँ एग्जांपल देख रहे हैं कि वो इस पॉइंट से 5 मीटर गया, फिर इस पॉइंट से वो 6 मीटर गया 1 सेकंड में, फिर इस पॉइंट से वो 8 मीटर चला गया 1 सेकंड में, फिर इस पॉइंट से 11 मीटर चला गया 1 सेकंड में, फिर इस पॉइंट से 1 सेकंड में 16 मीटर चला गया, और फिर इस पॉइंट से 1 सेकंड में 10 मीटर गया। मीन्स वो हर, और ये जो पॉइंट है इन दोनों के बीच में वो 1 सेकंड पे जा रहा है, 1 सेकंड के टाइम इंटरवल पे वो आगे जा रहा है। तो इस पॉइंट से वो इस पॉइंट तक वो 5 मीटर गया 1 सेकंड में। तो यहाँ पर आपको जो स्पीड आएगी वो आएगी, आप स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस आपने 5 मीटर कवर किया था कितने सेकंड में, 1 सेकंड में, तो आपका आ जाएगा 5 मीटर पर सेकंड। यहाँ पर आपकी स्पीड आ गई 5 मीटर पर सेकंड। अब इतने में आप 1 सेकंड में 6 मीटर गए, तो यहाँ पर आपकी हो जाएगी 6/1 मीन्स 6 मीटर पर सेकंड। यहाँ पर आप 8 मीटर गए इतने में 1 सेकंड में, तो आपकी यहाँ पर हो जाएगी 8 मीटर पर सेकंड। यहाँ पर आप 11 मीटर गए तो यहाँ पर हो जाएगी 11 मीटर पर सेकंड। यहाँ पर 16 मीटर पर सेकंड, आप 1 सेकंड में 16 मीटर गए तो यहाँ पर, और यहाँ पर 10 मीटर 1 सेकंड में, मतलब आप यहाँ पर 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से गए। तो जितना डिस्टेंस आप कवर कर रहे हैं 1 सेकंड में, वही आपका स्पीड हो जाती है। समझ लीजिए स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ पर मैंने आपके लिए एक और डेफिनेशन लिख ली थी, आप उसको भी लिख सकते हैं। द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय इट पर यूनिट टाइम। किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड वो होती है जो डिस्टेंस कवर किया जाए उस ऑब्जेक्ट द्वारा पर यूनिट टाइम में, मतलब पर सेकंड में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इट इज़ द रेट ऑफ डिस्टेंस कवर पर यूनिट टाइम। आपको समझ में आ गया होगा स्पीड क्या होती है कि जितना डिस्टेंस कवर हुआ है पर सेकंड में, हर सेकंड में जितना डिस्टेंस कवर किया गया है वही उस ऑब्जेक्ट की स्पीड होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम लोग समझते हैं वेलोसिटी क्या होती है। वेलोसिटी होती है कि कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया गया है पर यूनिट टाइम में। सेम एज स्पीड, वहाँ पर डिस्टेंस किया जाता था, यहाँ डिस्प्लेसमेंट कि कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया गया है पर यूनिट टाइम में। रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट कवर्ड पर यूनिट टाइम, इसका फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये होती है वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है तो वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है तो वेलोसिटी जो होती है वो भी वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसमें भी डायरेक्शन इंपॉर्टेंट होती है। और ये डिनोट किया जाता है वी से। इसकी एसआई यूनिट होती है मीटर पर सेकंड, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट की होती है मीटर और डिवाइड में टाइम होता है, टाइम की होती है सेकंड, तो मीटर पर सेकंड इसकी एसआई यूनिट आ जाती है। तो इट इज़ द रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट कवर्ड पर यूनिट टाइम, ये इसकी डेफिनेशन है। समझते हैं वेलोसिटी को। पहले हम लोग समझ लेते हैं इसके एग्जांपल को। एग्जांपल है स्टूडेंट्स, जैसे ये ए पॉइंट है और ये आपका मान लीजिए बी पॉइंट हो गया, ये आपका हो गया सी पॉइंट। अब ए पॉइंट पे आप खड़े थे, मान लीजिए आपको जाना था सी पॉइंट पे, तो आप ऐसे आए, पहले ऐसे चल के आए, फिर आप ऐसे चल के गए, पूरा इतना आप गए। आपको ये रास्ता आपको नहीं पता था, आपने डिस्प्लेसमेंट वाले रास्ते से नहीं गए, आप इस रास्ते से गए, पहले इसको समझिए। तो आपने जो यहाँ पर डिस्टेंस कवर करी वो आपने करी यहाँ पर 5 मीटर इतना लंबा में, और इतना लंबा 12 मीटर, मीन्स 12 मीटर प्लस 5 मीटर इक्वल्स टू 17 मीटर आपने डिस्टेंस कवर करी है। और यहाँ पर जितना डिस्प्लेसमेंट आपने कवर किया है टोटल टाइम में, मीन्स 10 सेकंड, और यहाँ पर 3 सेकंड मीन्स 13 सेकंड में, उसको निकाल लेंगे तो हमारा आएगी वेलोसिटी, कितना डिस्प्लेसमेंट हमने कवर किया है। तो इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इन दोनों पॉइंट का ये। तो इसका हम लोग निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम से, जो कि हमारा अगले पेज पर है। तो इसको निकालने पर इसको आप लोग देख लीजिएगा स्टूडेंट्स
कि AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर होता है। आप इसको अच्छे समझ लीजिएगा। तो टोटल करने के बाद इसमें 5 का स्क्वायर 25 और 12 का स्क्वायर 144, दोनों को ऐड कर लेंगे 169, फिर स्क्वायर इधर आएगा, ट्रांसपोज हो जाएगा तो रूट में चेंज हो जाएगा, और 169 का रूट होता है 13 स्टूडेंट्स। तो आपकी जो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी वो हो जाएगी 13 मीटर। तो मीन्स आपने डिस्टेंस तो कवर करी आपने 17 मीटर की, लेकिन जो आपकी डिस्प्लेसमेंट थी वो आपकी आई 13 मीटर। इन दोनों पाथ के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस था वो 13 मीटर। तो अब वेलोसिटी क्या होती है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, मतलब डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यहाँ पे टोटल इरेज कर दिया, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट आपने किया 13 मीटर, और टाइम कितना लगा आपका, टोटल टाइम आपका लगा यहाँ 10 सेकंड इधर लगा और 3 सेकंड इधर, मीन्स 13 सेकंड। तो 13 सेकंड टाइम भी आ गया, तो 13/13 1 आ गया। तो यहाँ पर आपकी जो वेलोसिटी हो जाएगी वो 1 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से आप जा रहे थे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से वेलोसिटी को हम लोग निकालते हैं। वेलोसिटी को मैंने एग्जाम्पल से निकाल के आपको समझा दिया है। अब वेलोसिटी चेंज कैसे हो सकती है, अगर आपका डायरेक्शन चेंज हो गया, वेलोसिटी में डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। अगर आप सीधे जा रहे थे फिर आप ऐसे मुड़ गए तो वेलोसिटी आपकी चेंज हो जाएगी। और अगर आपका मैग्नीट्यूड चेंज हो गया तो आपकी होगी ही चेंज, कि अगर आप 20 किलोमीटर की स्पीड से जा रहे थे, 20 किलोमीटर की वेलोसिटी से जा रहे थे, फिर आप 30 किलोमीटर की वेलोसिटी से जाने लगे, तो मीन्स आपकी वेलोसिटी तो चेंज होगी ही, और डायरेक्शन से भी आपकी वेलोसिटी चेंज हो सकती है। तो यहाँ पर इसको समझाने के लिए मैंने लाया था स्टूडेंट, चेंज को हम लोग डेल्टा से डिनोट करते हैं। डेल्टा, ये डेल्टा का साइन होता है। चेंज इक्वल्स टू हम लोग डेल्टा से डिनोट करते हैं। डेल्टा V मतलब चेंज इन वेलोसिटी इक्वल्स टू फाइनल माइनस इनिशियल वेलोसिटी। अगर आपको चेंज निकालना है वेलोसिटी में चेंज से बहुत क्वेश्चंस आएंगे, आपको DBB में भी क्वेश्चन दिए जाएंगे कि आपको चेंज इन वेलोसिटी निकालना होगा। तब आप निकालोगे कि फाइनल पोजीशन में से इनिशियल पोजीशन का U जो साइन होता है वो इनिशियल वेलोसिटी का होता है, और V जो साइन होता है वो फाइनल वेलोसिटी का होता है। तो फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी को आपको सब्ट्रैक्ट करना होगा तो आपका चेंज निकल आएगा। और डायरेक्शन से करना होगा तो डायरेक्शन चेंज होगी तो आप खुद ही जान जाओगे कि डायरेक्शन वाई वो स्ट्रेट लाइन में जा रहा था फिर इधर मुड़ गया या उधर मुड़ गया, या कोई उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई, तब तो आप खुद ही जान जाओगे कि वो वेलोसिटी चेंज हुई है। और जब आपको मैग्नीट्यूड में कितना डायरेक्शन आया है वो निकालना है तो आप उसको सब्ट्रैक्ट करके निकाल सकते हो V-U। ये आपको जब क्वेश्चन आप करोगे तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये सब कॉन्सेप्ट अप्लाई करने पर ही अच्छे से समझ में आते हैं। तो कॉन्सेप्ट ऑफ वेलोसिटी स्टूडेंट आपको समझ में आ गया होगा कि रेट कितना डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ है पर यूनिट टाइम में, हर सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट आप कवर कर रहे हो। तो यहाँ पर आपको स्टूडेंट्स एग्जाम्पल में हमने देखा तो वहाँ पर ये निकला 1 मीटर पर सेकंड, मतलब 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट आप कवर कर रहे हो हर सेकंड में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो वेलोसिटी होती है रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट कवर्ड पर यूनिट टाइम। वेक्टर क्वांटिटी होती है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन जरूरी है तो वेलोसिटी में भी डायरेक्शन जरूरी है। डिस्प्लेसमेंट कवर्ड पर यूनिट टाइम को कहा जाता है। वेक्टर क्वांटिटी होता है V से डिनोटेड किया जाता है इसको, और इसकी जो SI यूनिट होती है वो मीटर पर सेकंड होती है, और वेलोसिटी का जो फार्मूला होता है वो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। ठीक है, तो एग्जांपल्स मैंने आपको दे दिया है स्पीड का भी और यहाँ पर वेलोसिटी का भी। तो हम लोग चलते हैं एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी पर। एवरेज स्पीड जो होती है स्टूडेंट्स वो होती है इट इज़ द रेट ऑफ टोटल डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम। ये स्पीड के ही सेम है, मतलब जैसे टोटल डिस्टेंस जितना कवर हुआ है और टोटल टाइम जितना है, दोनों को ऐड कर दीजिए, डिस्टेंस को ऊपर ऐड कर दीजिए, टाइम को नीचे, और दोनों को डिवाइड कर दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। जैसे आप यहाँ देख ले सकते हैं स्केलर क्वांटिटी होती है, ये स्पीड भी स्केलर होती है तो एवरेज स्पीड भी स्केलर क्वांटिटी होती है। SI यूनिट मीटर पर सेकंड होती है, और फार्मूला होता है एवरेज स्पीड का टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। और जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर 5 मीटर 1 सेकंड में गए, फिर 7 मीटर 1 सेकंड में गए, फिर 11 मीटर 1 सेकंड में गए, फिर 14 मीटर 1 सेकंड में गए, फिर 8 मीटर 1 सेकंड में गए। यहाँ पर आपने अलग अलग स्पीड से कवर किया होगा क्योंकि यहाँ पर आपने अलग अलग डिस्टेंस कवर किया है, तो मतलब आपकी स्पीड भी अलग अलग रही होगी। तो इसका हम पूरे जर्नी का अगर एवरेज स्पीड निकालें कि आप पूरी एवरेज कितनी स्पीड पर रहे, तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए आप सारी डिस्टेंस को कवर कर दीजिए, सारे डिस्टेंस को मतलब ऐड कर दीजिए। यहाँ पर 5 + 7 प्लस आप यहाँ पर 11 + 14 + 8 इतना ऐड कर दीजिए, और नीचे जितने सेकंड में 1 सेकंड 2 3 4 5 सेकंड और इसको इतने को पूरे ऐड करके आप इससे डिवाइड कर दीजिए, आंसर आपका निकल आएगा। जैसे अगर स्टूडेंट्स आप यहाँ पर ऐड करेंगे तो आपका आएगा जैसे 7 + 5 = 12 + 11 23 और 14 37 और 37 and 8 45।
तो 45 आएगा स्टूडेंट्स आपका, और सेकंड आपके 1 2 3 4 5 सेकंड, तो 5 से काटेंगे तो 9 टाइम्स कट जाएगा, तो 9 मीटर पर सेकंड जो आपकी आएगी वो इस जर्नी की एवरेज स्पीड रहेगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यही होता है कि आपको पहले सारे डिस्टेंस को और सारे टाइम को ऐड कर देना है, तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम कर देना है और आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरह एवरेज वेलोसिटी होती है स्टूडेंट्स। एवरेज वेलोसिटी होती है रेट ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट जो कवर होता है टोटल टाइम में उसको कहते हैं, ये एक वेक्टर टू क्वांटिटी होती है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी होती है और वेलोसिटी भी, और इसकी एसआई यूनिट भी मीटर पर सेकंड होती है। और इसका वेलोसिटी को फॉर्मूला के लिए ऐसे लिखते हैं, वेलोसिटी एवरेज, एवरेज वेलोसिटी वी एवरेज, इसका फॉर्मूला होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो ये भी एकदम उसी तरह स्पीड की तरह होती है कि जितना टोटल डिस्प्लेसमेंट जो हुआ रहे उसको टोटल टाइम से आप लोग इसको डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम लोग डिफरेंस पढ़ते हैं स्पीड एंड वेलोसिटी का। तो स्पीड एंड वेलोसिटी के बीच में डिफरेंस होता है स्टूडेंट्स की स्पीड जो होती है वो रेट ऑफ डिस्टेंस कवर पर यूनिट टाइम होती है, हमने यहाँ पर पढ़ा था, हमने यहाँ पर स्टडी किया था कि रेट ऑफ डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम। और जो आपकी वेलोसिटी होती है स्टूडेंट्स वो रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट कवर पर यूनिट टाइम, जितना रेट से डिस्प्लेसमेंट कवर किया जाएगा पर यूनिट टाइम मतलब हर सेकंड में उसको वेलोसिटी कहेंगे, और जितने रेट से डिस्टेंस कवर किया जाएगा हर यूनिट मतलब हर सेकंड में उसको कहेंगे स्पीड। स्पीड होती है स्केलर क्वांटिटी, इसमें डायरेक्शन की इंक्लूडेड नहीं होता है, और ऐसा यूनिट और स्केलर क्वांटिटी मैंने आपको बता ही दी थी कि इसमें डायरेक्शन इंक्लूडेड नहीं होता है। ऐसा यूनिट होती है मीटर पर सेकंड, और ये होती है इस वेलोसिटी में रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट कवर पर यूनिट टाइम। वेक्टर क्वांटिटी होती है, डायरेक्शन इंक्लूडेड होता है, और ऐसा यूनिट इसकी मीटर पर सेकंड होती है। ये दोनों डिफरेंस है स्पीड एंड वेलोसिटी के, यहाँ लिखा मैंने आपको टेबल के रूप में ले आया था यहाँ पर। अब हम लोग पढ़ेंगे यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन में स्पीड कांस्टेंट होती है, मींस यहाँ पर आप सेम डिस्टेंस कवर करोगे हर टाइम इंटरवल में। तो आप इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच आए 2 मीटर आपने कवर किया 1 सेकंड में, फिर इस पॉइंट से इस पॉइंट आए फिर आपने 2 ही मीटर कवर किया 1 सेकंड में, फिर इस पॉइंट से इस पॉइंट आए फिर आपने 2 मीटर कवर किया 1 सेकंड में, और इस पॉइंट से इस पॉइंट आए और फिर आपने 2 मीटर कवर किया इसी सेकंड में। यहाँ पर ये बल्लू था, बल्लू 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से हर टाइम इंटरवल में हर मतलब पॉइंट से पॉइंट में मतलब फर्स्ट पॉइंट से सेकंड पॉइंट तक में सेम स्पीड से चल रहा है, मतलब सेम डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो यहाँ पर सेम डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो यहाँ के अगर हम लोग स्पीड निकालेंगे तो डिस्टेंस अपॉन टाइम तो 2 मीटर प्लस 2 मीटर हो जाएगा और अपॉन में 1 हो जाएगा। तो मतलब यहाँ से जो आपकी स्पीड आएगी वो 2 मीटर पर सेकंड आएगी। यहाँ पे भी सेम ही स्पीड आएगी, यहाँ पे भी 2 मीटर पर सेकंड आएगी, यहाँ पे भी 2 मीटर पर सेकंड आएगी। मीन्स वो हर पॉइंट के बीचों में हर पॉइंट के बिटवीन सेम डिस्टेंस कवर कर रहा है सेम टाइम इंटरवल में, तो उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। यहाँ पर इसकी डेफिनेशन है कि इट इज़ द मोशन इन विच द बॉडी ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस चल रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हर टाइम हर पॉइंट के बीच में वो इक्वल डिस्टेंस चल रहा है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम मतलब हर सेकंड में ये नहीं कि यहाँ पर 2 मीटर वो 3 सेकंड में चल रहा है और यहाँ पर 1 सेकंड में चल रहा है, नहीं, वो हर सेकंड हर एक ही सेकंड में 2 मीटर हर पॉइंट के बीच चल रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर इस टेबल मैंने लिख दी थी कि 1 सेकंड में 2 मीटर चला, फिर 1 सेकंड में 2 मीटर चला, फिर 1 सेकंड में 2 मीटर और फिर 1 सेकंड में 2 मीटर। तो इससे आप ये समझ सकते हैं कि वो आप इक्वल डिस्टेंस चल रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, इक्वल सेकंड्स में वो इक्वल डिस्टेंस चल रहा है। तो इसको हम लोग कहेंगे यूनिफॉर्म मोशन। इसमें इनकी स्पीड कांस्टेंट रहती है, स्पीड इक्वल रहती है। यहाँ पर जो स्पीड थी वो वही स्पीड यहाँ पर भी रहेगी और वही यहाँ पर भी रहेगी। तो ये होता है यूनिफॉर्म मोशन, और ये होता है आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यहाँ पर स्पीड वेरिएबल होती है, स्पीड चेंज होती रहती है। पहले हम लोग इसका एग्जांपल देख लेते हैं कि जैसे इस पॉइंट के बीच इस पॉइंट से यहाँ पर चल रही थी आपका लू, तो वो 2 मीटर पर सेकंड चला इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच, इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच, फिर इस पॉइंट के बीच और इस पॉइंट के बीच वो 4 मीटर चल गया, और इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच वो 6 मीटर चल गया, और इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच वो 9 मीटर और फिर यहाँ पर 11 मीटर चल गया। मीन्स हर पॉइंट के बीच वो अलग अलग डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो अलग अलग डिस्टेंस अगर वो कवर कर रहा है और टाइम यहाँ पर सेम है, 1 सेकंड में यहाँ पर 2 किया, फिर यहाँ 1 सेकंड में 4 कर लिए, फिर यहाँ 1 सेकंड में 6। तो यहाँ पर टेबल आप देख सकते हैं कि 1 सेकंड में 2 मीटर चला, फिर 4 मीटर चला 1 सेकंड में, फिर 1 सेकंड में 6 मीटर चला, फिर अगले 1 सेकंड में 9 मीटर चला, फिर अगले 1 सेकंड में 11 मीटर चला। तो यहाँ से वो इक्वल टाइम मतलब इक्वल इंटरवल हर 1 सेकंड पर वो
अनइक्वल डिस्टेंस चल रहा है। तो इसका जो डिफिनेशन होती है वो होती है इट इज़ द मोशन इन विच द बॉडी ट्रेवल्स अनइक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। ये इस तरह का मोशन होता है जिसमें कोई बॉडी अनइक्वल डिस्टेंस चलती है लेकिन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। हर एक सेकंड में वो अनइक्वल डिस्टेंस चलती है। यहाँ पर 2 मीटर चली, यहाँ 4 मीटर, यहाँ 6 मीटर, और यहाँ पर उसकी स्पीड चेंज होती रहती है। यहाँ 2 मीटर हुई, 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड रही होगी डिस्टेंस अपॉन टाइम अगर हम लोग करेंगे तो स्पीड निकालेंगे। तो यहाँ पर अगर स्पीड निकालेंगे तो 4 मीटर पर सेकंड रही होगी, यहाँ पर निकालेंगे तो 6 मीटर पर सेकंड, यहाँ पर 9 मीटर पर सेकंड। तो उसकी स्पीड हर पॉइंट के बीचों में चेंज होती रहेगी। तो इसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन, इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। जहाँ पर स्पीड कांस्टेंट होती है वो यूनिफॉर्म, और जहाँ पर स्पीड वेरिएबल वो नॉन यूनिफॉर्म। अब हम लोग स्टूडेंट्स आज का हमने जितना गूगल था पूरा कर लिया है। अब हम लोग कुछ न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे। तो ये हमारा न्यूमेरिकल फर्स्ट है स्टूडेंट्स। इस न्यूमेरिकल में लिखा हुआ है ए कार मूव्स 100 मीटर ड्यू ईस्ट एंड देन 25 मीटर ड्यू वेस्ट। व्हाट इज़ द डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार। आपको पहला तो ये निकालना है कि कितना डिस्टेंस कवर कर रही है वो कार, और सेकंड आपको निकालना है व्हाट इज़ इट्स डिस्प्लेसमेंट, और उस कार की डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी। तो चलिए स्टूडेंट्स निकालते हैं। पहले हम लोग इसका डायग्राम एक समझ लेते हैं। एक पॉइंट है स्टूडेंट्स, इस पॉइंट से वो 100 मीटर ईस्ट की तरफ चल रही है, मीन्स वो 100 मीटर ईस्ट की तरफ गई। तो 100 मीटर ड्यू ईस्ट, यहाँ पर आप ईस्ट लिख लीजिए। तो 100 मीटर ड्यू ईस्ट गई, और फिर वो 25 मीटर वेस्ट की तरफ आ गई। तो अब यहाँ से इस पॉइंट से उसका वेस्ट हो जाएगा, इधर साइड अपोजिट साइड हो जाएगा उसका, अपोजिट साइड उसका। तो वो 25 मीटर वापस आ जाएगा, मीन्स वो ईस्ट पे गई थी, ईस्ट तक ऐसे कार, और फिर उसका वो वेस्ट वापस मतलब वेस्ट में आई, वो 25 मीटर ड्यू वेस्ट आई। तो वेस्ट साइड आएगी तो वो वेस्ट उसका इधर आएगा, इधर उसका वेस्ट साइड है, तो वेस्ट साइड उसका इधर है, तो वो 25 मीटर वेस्ट की तरफ आ जाएगी। तो वो ईस्ट की तरफ गई थी और 25 मीटर चल के वेस्ट की तरफ वापस आ गई, ऐसे 25 मीटर चल के वेस्ट की तरफ वापस आ जाएगी। तो ये 25 मीटर वेस्ट हो जाएगा। तो अब 25 मीटर वो वेस्ट की तरफ आ गई। आपके लिए एक डायग्राम फिर से और अच्छे से मैं यहाँ पर ड्रॉ कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पर हमको उसकी डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस निकालनी होगी। तो हम लोग उसको डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, पहले हम लोग इसका डायग्राम ड्रॉ कर लें कि वो 100 मीटर ईस्ट की तरफ जाती है, और फिर 25 मीटर वेस्ट की तरफ चली जाती है। तो इस पॉइंट से 20 उसका वेस्ट होगा इधर साइड। तो अब वेस्ट वो 25 मीटर चली जाती है, मीन्स वो 25 मीटर वापस आ जाती है। तो वेस्ट वो चलेगी, वेस्ट साइड में चलेगी। तो इधर वेस्ट साइड उसका इधर है, तो वेस्ट साइड इधर है, तो वो इधर चलेगी। फिर वो इस पॉइंट तक जाके फिर वो वेस्ट साइड में 25 मीटर चली जाती है। तो आप एक तरह से इसको कह सकते हो कि वो उस पॉइंट से 25 मीटर वापस आ गई, 25 मीटर वेस्ट की तरफ। अब आपको यहाँ पर इसका डिस्टेंस बताना होगा। तो डिस्टेंस होता है, मैंने बताया था टोटल पाथ कवर, जितना एक्चुअल पाथ उसने चला है उसको आप ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर हम लोग निकालते हैं डिस्टेंस उसका। डिस्टेंस मैं यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूँ। डिस्टेंस टोटल पाथ कवर होता है स्टूडेंट्स, टोटल पाथ कवर्ड, यहाँ पे आप आगे लिख लीजिएगा। तो यहाँ पर टोटल पाथ उसने कितना कवर किया, वो फर्स्ट पहले 100 मीटर गई और फिर 25 मीटर वापस आ गई। तो टोटल पाथ उसका था 100 मीटर प्लस 25 मीटर इक्वल्स टू 125 मीटर उसकी डिस्टेंस आ गई। जो इस न्यूमेरिकल में आपसे पूछा था इसकी डिस्टेंस निकालने को, तो डिस्टेंस उसकी आई 125 मीटर स्टूडेंट्स। और उसकी डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, तो डिस्प्लेसमेंट हम लोग निकालेंगे स्टूडेंट्स वो कितना डिस्प्लेस हुई किस पॉइंट से। तो वो इस पॉइंट से स्टार्ट करी थी, यहाँ तक गई, और फिर वो इस पॉइंट से 25 मीटर वापस आ गई। तो मीन्स वो 100 मीटर इस पॉइंट से तो गई, लेकिन 25 मीटर जब वापस आ गई वो वेस्ट की साइड चली गई, मतलब वेस्ट साइड मतलब वापस आ गई। तो अब वो यहाँ से और यहाँ तक ही दूर रही, वो यहाँ से 100 मीटर तक रही नहीं, वो 125 मीटर वापस आ गई। तो उसकी जो डिस्प्लेसमेंट थी वो इतनी रह गई, सिर्फ इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक में उसकी डिस्प्लेसमेंट रह गई, क्योंकि वो पहले 100 मीटर गई और 25 मीटर वापस आ गई। तो अब उसका जो डिस्प्लेसमेंट था वो सिर्फ इतना था। तो उसको हम लोग कैसे निकालेंगे, हम लोग यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट को मैं यहाँ एस लिख रहा हूँ, एस इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट में 100 आप मीटर में से माइनस कर देंगे 25 मीटर को, और यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 75 मीटर। अब आप ये डिस्प्लेसमेंट है, इसमें डायरेक्शन इंपॉर्टेंट होती है, तो आपको डायरेक्शन लिखना होगा यहाँ पर। तो ये इस पॉइंट से वो ईस्ट की तरफ गई थी, तो वो
100 मीटर ईस्ट गई थी और 25 मीटर वेस्ट वापस आ गई, तब भी वो 75 मीटर ईस्ट में आगे गई थी ना वो, तो वो उसका जो डिस्प्लेसमेंट हुआ था वो इधर साइड हुआ था इस डायरेक्शन में, और इस डायरेक्शन में वो थी ईस्ट डायरेक्शन। तो यहाँ पर आप कह देंगे 75 मीटर ड्यू ईस्ट, वो 75 मीटर ड्यू ईस्ट की तरफ उसकी डिस्प्लेसमेंट हुई। तो इस तरह से आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स निकलेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब चलते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 2 पर, जो कि है बहुत ही ईजी। इसमें लिखा है अ पर्सन वॉक्स अलोंग द साइड्स ऑफ ए स्क्वायर फील्ड, ईच साइड इज 100 मीटर लॉन्ग, व्हाट इज द मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पर्सन इन एनी टाइम इंटरवल। इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स कह रहा है कि ये एक स्क्वायर फील्ड है, उसमें वो ऑब्जेक्ट घूम रहा है। मान लीजिए उस ऑब्जेक्ट का स्टार्टिंग पॉइंट ये था। अब ऑब्जेक्ट कौन से ऐसे पॉइंट पर जाए, वो इस पॉइंट पर जाए या इस पॉइंट पर जाए, इस पॉइंट पर जाए या फिर इस पॉइंट पर जाए, ऐसे कौन से इस पॉइंट से वो इस पॉइंट से इस स्टार्टिंग पॉइंट से वो कौन से ऐसे पॉइंट तक जाए जिस पॉइंट पर उसको सबसे ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट हो। तो इससे जाएगा तो उसका 100 मीटर डिस्प्लेसमेंट होगी, यहाँ सामने हमने लिखा हुआ डिस्टेंस दिया हुआ है, तो वो इस पॉइंट से इस पॉइंट पर चला जाएगा, तो जो उसका डिस्प्लेसमेंट होगी वो 100 मीटर रहेगी। वो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाएगा तो कुछ ज़्यादा होगी, और फिर इस पॉइंट से अगर इस पॉइंट तक आ जाएगा तो फिर उसकी डिस्प्लेसमेंट 100 मीटर ही हो जाएगी, और अगर इस पॉइंट से घूम के फिर वो वहीं आ जाएगा तो उसकी डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगी। तो मीन्स उसकी जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो इस पॉइंट पर सबसे ज़्यादा होगी। मीन्स वो इसकी जो डिस्प्लेसमेंट होगी ये सबसे ज़्यादा होगी, यहाँ पर इस पॉइंट पर उसकी डिस्प्लेसमेंट सबसे ज़्यादा होगी। तो हमको पूछ रहा है कि मैक्सिमम मैग्नीट्यूड उसका कब होगा, तो मैक्सिमम मैग्नीट्यूड उसका इसी पॉइंट पर होगा। तो हम उसको निकालने के लिए इसके लिए हमको इसका डिस्प्लेसमेंट निकालना होगा। तो डिस्प्लेसमेंट ये हमको देखेंगे कि ट्रायंगल है कि नहीं, तो ट्रायंगल है। अब उसकी ये 100 मीटर लेंथ दी हुई है, तब यहाँ पर इसको हम लोग नेम दे देते हैं ए, इसको दे देते हैं सी, और इसको दे देते हैं यहाँ पर हम लोग बी। तो ये ए पॉइंट हो गया, ये पॉइंट, ये बी पॉइंट और ये सी पॉइंट। तो अब ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर होता है, ये पाइथागोरस थ्योरम है। तो ए सी स्क्वायर में हम लोग निकालेंगे, यहाँ पर हम निकालते हैं स्टूडेंट्स। तो ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ए बी और बी सी हमारा 100 है, मतलब पूरा स्क्वायर ही 100 होता है, इक्वल साइड्स होती हैं, हर साइड इक्वल होती है। तो 100 मीटर ये है और 100 मीटर ये है। ए सी भी हमारा हमको निकालना है, तो ए बी हमारा 100 है और बी सी हमारा 100 है। तो 100 स्क्वायर प्लस 100 स्क्वायर प्लस 100 स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, तो ऐसे हम लोग निकालेंगे इसको। उसके बाद हमारा ये आ जाएगा 100 का स्क्वायर होता है 100,000 10,000 10,000, 100 का स्क्वायर होता है 10,000, और इधर भी 10,000 हो जाएगा। तो अब हम इसको पूरे को ऐड कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो जाएगा 20,000 10,000। अब 20,000 हो जाएगा, और ए सी स्क्वायर हमको निकालना है, ए सी स्क्वायर। तो यहाँ पर ए सी की वैल्यू में फिर यहाँ पर रूट आ जाएगा। तो रूट आ जाने के बाद स्टूडेंट्स अब हम इसकी वैल्यू को निकालना होगा हमें। तो अब रूट 20,000 का जो आंसर आएगा स्टूडेंट्स वो क्या आएगा, इसको आप लोगों को कैलकुलेट करना होगा। तो अब रूट का एक मैंने स्पेसिफिक वीडियो, अगर आप चाहते हैं कि रूट निकालने की आपको एक स्पेसिफिक वीडियो चाहिए तो आप उसका ये कमेंट कर दीजिएगा डिस्क्रिप्शन में, मैं आपको वहाँ से अपने कमेंट्स को देख के आपको बता दूंगा कि रूट निकालने की एक स्पेसिफिक वैल्यू, एक तरीका, एक ट्रिक कैसे होती है। तो इसका जो आंसर आएगा स्टूडेंट्स रूट के बाद वो आएगा 100√2 मीटर, और यही आपका आंसर आएगा स्टूडेंट्स। और डिस्प्लेसमेंट हमारी निकल गई। तो ए सी यहाँ पर हमने लगाया पाइथागोरस थ्योरम से हमारा ए बी और ए बी सी की हमारे पास लेंथ थी, और हमको इस क्वेश्चन में बताना था कि हाईएस्ट डिस्प्लेसमेंट हमें कहाँ पे होगी। तो अगर इस पॉइंट पर हुआ होता हम करते हैं, तो इस पॉइंट पर हमारी 100 मीटर ही डिस्प्लेसमेंट होती, और इस पॉइंट पर भी हमारी 100 मीटर ही डिस्प्लेसमेंट होती, लेकिन इस पॉइंट पर हमारी 100√2 मीटर डिस्प्लेसमेंट हुई, मतलब कुछ ज़्यादा हुई। तो जो मैक्सिमम मैग्नीट्यूड रहेगा डिस्प्लेसमेंट का वो इसी पॉइंट पर हमारे रहेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये न्यूमेरिकल भी आई होप आपको समझ में आया होगा। तो राइटिंग इशू होता है यहाँ पर। अब चलते हैं न्यूमेरिकल 3 में।
न्यूमेरिकल थर्ड में लिखा है उषा स्विम्स इन अ 90 मीटर लॉन्ग पूल, सी कवर्स 180 मीटर इन 1 मिनट बाय स्विमिंग फ्रॉम वन एंड टू द अदर एंड बैक अलोंग द सेम स्ट्रेट पाथ, फाइंड द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द उषा। यहाँ पर आपको एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, ना कि वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब पहले हम लोग इसका डायग्राम बनाते हैं। इसका डायग्राम होता है स्टूडेंट्स, हम लोग पहले बना लेते हैं एक स्विमिंग पूल। मान लीजिए ये स्विमिंग पूल है, ठीक है, सपोज एक स्विमिंग पूल है और ऊषा इस पॉइंट पर है। इस पॉइंट से ऊषा ऐसे 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 स्विमिंग करते गई, तो और ये 90 मीटर इसकी लेंथ है स्विमिंग पूल की। तो ऊषा गई स्विमिंग करते हुए यहाँ तक, और उसी पॉइंट से यहाँ लिखा हुआ है कि स्विमिंग फ्रॉम वन एंड टू अदर एंड बैक अलॉन्ग दी सेम स्ट्रेट पाथ, वो सेम पाथ से वापस चली आई। क्योंकि 180 मीटर वो तभी कवर कर पाएगी जब वो 90 मीटर जाए और 90 मीटर वापस आ जाए, और फिर वो वापस आ जाए यहाँ से, तो मीन्स उसका 180 मीटर डिस्टेंस हो जाएगा ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन में भी दिया हुआ है कि फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड, मतलब एक एंड से सेकंड एंड पे गई और फिर अदर एंड से फिर वो बैक आ गई अलॉन्ग द सेम स्ट्रेट पाथ, स्ट्रेट ही पाथ से अलॉन्ग उसी स्ट्रेट पाथ से वापस आ गई। तो वो इस पाथ से गई स्टूडेंट्स और इसी पाथ से वो वापस आ गई। तो 90 मीटर गई और 90 मीटर वापस आ गई स्टूडेंट्स। तो इससे इस पॉइंट से उसने स्टार्ट किया था और इसी पॉइंट पर फिर वो वापस आ गई। और एवरेज वेलोसिटी हमारी होती है टोटल डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पर वी एवरेज होती है हमारी स्टूडेंट्स। टोटल डिस्प्लेसमेंट आपके यहाँ पे मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ बस, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हमारी तो स्टूडेंट्स 0 हो गई, क्योंकि वो उषा उसी पॉइंट से स्टार्ट करी और गई वापस, यहाँ से इसी पॉइंट से वो गई 90 मीटर और फिर उसी पॉइंट से 90 मीटर वापस आ गई और फिर वो इसी पॉइंट पर वापस आ गई। यहाँ पे लिखा था बैक अलॉन्ग दी सेम स्ट्रेट पाथ, 90 मीटर स्विम करते हुए गई और फिर वो उसी पाथ से स्विम करते हुए वापस आ गई। तो डिस्प्लेसमेंट तो हमारी यहाँ पर 0 हो जाएगी स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर हमारी वेलोसिटी जो होगी, तो यहाँ पर हमारी डिस्प्लेसमेंट ही जब 0 हुई है तो वेलोसिटी भी हमारी यहाँ पर 0 हो जाएगी। तो एवरेज वेलोसिटी आपकी आंसर आ जाएगा 0 स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 0 यहाँ पर आंसर आ जाएगा। अब चलते हैं न्यूमेरिकल 4 पे। न्यूमेरिकल 4 है हमारा, एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल 30 मीटर ईस्ट एंड देन 40 मीटर नॉर्थ इन 20 सेकेंड, कैलकुलेट टोटल डिस्टेंस एक्वायर्ड और नेट वेलोसिटी। एक ऑब्जेक्ट है वो 30 मीटर ईस्ट जाता है, मीन्स इधर 30 मीटर गया, ईस्ट की तरफ गया, और फिर इस पॉइंट से वो 40 मीटर नॉर्थ जाता है। तो इस पॉइंट से नॉर्थ उसका इधर होगा स्टूडेंट्स, नॉर्थ, तो वो 40 मीटर नॉर्थ चला जाता है। अब 40 मीटर नॉर्थ, यहाँ पर मैं एन लिख दे रहा हूँ, 40 मीटर नॉर्थ, और यहाँ पर 30 मीटर वो ईस्ट गया। तो स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर बताना होगा उसने टोटल डिस्टेंस कितना किया। तो मैंने बताया था डिस्टेंस कि आपको टोटल पाथ होती है, आपको जितना वो पाथ चला है एक्चुअल आपको उसको पूरे को ऐड कर देना होता है। डिस्टेंस जब हम लोग निकालेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने डिस्टेंस को शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा है, डिस्टेंस इक्वल्स टू 30 मीटर प्लस 40 मीटर। टोटल पाथ कवर, यहाँ पर टोटल पाथ कवर आप लोग लिख लीजिएगा, मैं टोटल पाथ लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, आगे आप लोग लिख लीजिएगा। तो टोटल पाथ कवर्ड, तो 30 मीटर प्लस 40 मीटर, टोटल एक्चुअल पाथ उसने कितना कवर किया, 30 मीटर इधर गया, फिर 40 मीटर इधर गया, 40 मीटर इधर गया, तो 30 प्लस 40 इक्वल्स टू 30 प्लस 40 इक्वल्स टू 70 मीटर उसकी डिस्टेंस आ गई। ठीक है स्टूडेंट्स, 70 मीटर हमारी यहाँ पर डिस्टेंस आ जाएगी। अब डिस्टेंस हमारी 70 मीटर आ गई। अब हम लोग इसकी वेलोसिटी कैसे निकालेंगे। इसका डिस्प्लेसमेंट तो स्टूडेंट्स ये है, तो जब इसका डिस्प्लेसमेंट ये है स्टूडेंट, शॉर्टेस्ट पाथ इन दोनों पॉइंट के बीच ये है, इसका जो शॉर्टेस्ट पाथ है वो है ये डिस्प्लेसमेंट, इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो ये है। तो अब इसको हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से लगा के निकालेंगे, तब इसको आपको नेट वेलोसिटी खुद से निकालनी होगी। ये आपका HW है, होमवर्क है कि आपको नेट वेलोसिटी इसका निकालना होगा, डिस्प्लेसमेंट खुद से निकालनी है और फिर इसका वेलोसिटी बताना है। और अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहता है इसमें, तो रात में 8 से 10 आपका टेलीग्राम चैनल खुलता है, आप वहाँ पर अपने डाउट भेज सकते हैं और आपको एज सुन एज पॉसिबल उसका डिटेल डिस्कशन या आपको डिटेल वहाँ पर सॉल्व करके आपको वहाँ पे स्क्रीनशॉट भेजा जाता है। और अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आता तो ऑडियो द्वारा आपको समझाया भी जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसका आपको नेट वेलोसिटी खुद से निकालना होगा, नहीं आएगा तो मैं आपको यहाँ पर टेलीग्राम चैनल पे आप मैसेज कर दीजिएगा, आपको मैं वहाँ पर बता दूँगा। अभी आपका न्यूमेरिकल 5 है, लास्ट न्यूमेरिकल है आपका।
इसके बाद फिर हम लोग आगे की बातें करेंगे। तो एन ऑब्जेक्ट मूव्स 10 मीटर इन 2 मिनट्स एंड नेक्स्ट 10 मीटर इन 3 मिनट्स, कैलकुलेट द एवरेज स्पीड इन मीटर प्लस पर मिनट। आपको यहाँ पर मीटर पर मिनट में निकालना है, मतलब इसने मिनट में दिया है टाइम को, तो आपको टाइम को सेकंड में कन्वर्ट नहीं करना होगा, आपको टाइम को मिनट में ही निकाल देना है। और यहाँ पर डिस्टेंस मीटर में दी हुई है। तो आपको यहाँ पर एवरेज स्पीड निकालनी है। तो एवरेज स्पीड होती है स्टूडेंट, यहाँ पर ये कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है वो इस पॉइंट से पहले 10 मीटर चलता है और फिर 10 मीटर चलता है, मीन्स वो ए पॉइंट से बी पॉइंट और सी पॉइंट, वो 10 मीटर चलता है इधर से, और वो चलता है वो 2 मिनट्स में, और फिर वो 10 मीटर चलता है और वो 10 मीटर चलता है वो 3 मिनट्स में। इसकी जो एवरेज वेलोसिटी हमें निकालनी है, तो एवरेज वेलोसिटी होती है स्टूडेंट्स टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो यहाँ पर टोटल डिस्टेंस है स्टूडेंट 10 मीटर ये और 10 मीटर ये, मीन्स 20 मीटर, 20 मीटर टोटल डिस्टेंस। और टाइम है आपका यहाँ पर 2 मिनट और यहाँ पर 3 मिनट, और आपको उसको कन्वर्ट करना नहीं है सेकंड में, क्योंकि यहाँ पर मीटर पर मिनट में मांगा है, तो आपको यहाँ पर मिनट में ही लिख देना है। तो 2 + 3 = 5, तो 5 से यहाँ पर इसको कट कर देंगे, 4 टाइम्स कट हो जाएगा, तो यहाँ से जाएगा 4 मीटर पर मिनट की एवरेज स्पीड से ये ऑब्जेक्ट चल रहा था। इस ऑब्जेक्ट की जो एवरेज स्पीड थी वो थी 4 मीटर पर मिनट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से आपके यहाँ के आज 5 न्यूमेरिकल्स हमने किए, हमने रेफरेंस पॉइंट समझा, उससे रिलेटेड कई सारे एग्जांपल समझे हमने। उसके आगे हम लोगों ने डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी और एवरेज स्पीड वेलोसिटी पढ़ा हमने। चेंज इन वेलोसिटी कैसे आती है उसको हम लोगों ने पढ़ा, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन पढ़ा, और न्यूमेरिकल को भी हम लोगों ने 4-5 प्रैक्टिस कर ही ली है। अब आपको डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम गिवन है, आपको टेलीग्राम चैनल पे डीपीपी अपलोड हो चुकी है, आप वहाँ से जाके अपनी डीपीपी ले लीजिएगा और सॉल्व करिएगा डीपीपी को। और डीपीपी में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो रात में 8 बजे से 10 बजे तक के लिए टेलीग्राम चैनल ओपन होता है रोज़, आप वहाँ पर अपने डाउट्स लिख सकते हैं। आज मैंने जो एक क्वेश्चन में आपको SW दिया है नेट वेलोसिटी का, उसका भी आप पूछ सकते हैं, और कोई भी आपको डाउट्स हैं किसी भी बुक से रिलेटेड तो आप वहाँ पर पूछ सकते हैं, फिजिक्स और मैथ से रिलेटेड। तो डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल फॉर DPPs ऑफ ईच क्लासेज एंड ऑल योर डाउट्स रिलेटेड टू DPP एंड अदर विल बी क्लियर्ड। वहाँ पर होंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। स्टे सेफ, कीप स्टडिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो स्टूडेंट। अगर आपको वीडियो स्टूडेंट अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये वीडियो तीनों पार्ट में आएगा। फर्स्ट पार्ट आपका मैंने आज बता दिया, सेकंड पार्ट आपका एक्सीलरेशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस पर आपको ये सेकंड आपका पार्ट होगा, और जो थर्ड पार्ट होगा वो स्पेशली फॉर NTSC स्टूडेंट्स होगा, जो ज़्यादा जानकारी चाहते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड चीज़ों की, वो रहेगा। तो इस तरह से आपका ये चैप्टर रहेगा। तो सेकंड पार्ट भी बहुत जल्दी हमारा आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो स्टूडेंट्स, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और सेकंड पार्ट के लिए स्टे ट्यून्ड रहिएगा। स्टे ट्यून्ड फॉर पार्ट सेकंड। स्टे सेफ, स्टे हेल्थी। ओके, बाय।